યાર ડીઆરએમ સિસ્ટમ કેમ થઈ? ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੇਗੀ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਜਦੋਂ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਏ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਏ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਏ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੂਗਾ ਰਾਸ ਨਾ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਨੀ ਜੋ ਦਿਲ ਦਾ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੋੜ ਕੇ ਮੋਤੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉਸ ਮਹਿਲ 'ਚ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਨੀ ਤੂੰ ਅਲੜੇ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਛੱਡੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਨੀ ਤੂੰ ਅਲੜੇ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਛੱਡੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਨੀ ਤੂੰ Digging dime, digging dime, dime, hey! देखूं मैं तुझे या देखूं कुदरत के नजारे मुश्किलों में है ये दिल मेरा माना तेरी सूरत की है चांदी सा टका दिलो मेरे दिल का सोना भी खरा ये तेरी चांद बालियां होठों पे ये गालियां ये तेरी चांद बालियां होठों पे ये गालियां सोचने का मौका ना दिया मैं तो तेरे पीछे को लिया मैं तो तेरे पीछे को लिया मैं तो तेरे पीछे सूट पटियाला तेरा जुत्ती अमृत सरिया दिल कमजोर है मेरा मुक जाने नखरे तेरे मेरा इश्क नहीं मुकना पक्का है प्रॉमिस जटरा लड़े नैनों के पेचे दूर से मुझको खींचे लड़े नैनों के पेचे दूर से मुझको खींचे दूर तू पतंग ना तेरा है मैं तो तेरे पीछे को लिया मैं तो तेरे पीछे को लिया मैं तो तेरे पीछे I will always remember the day you kissed my lips, light as a feather. It went just like this. No, it's never been better than the summer of 2000.
तेरा मुख वेखे रूह होई आ दीवानी अखा विच नींदर ना पैंदी दिल विच आवे तैनी जान तैनू निकले आशिक तेरे दी किंज करा तारीफ तेरे चेहरे दी किंज करा तारीफ तेरे चेहरे दी किंज करा तारीफ तेरे For the cake, looking the money ain't the only thing I chase down. She didn't see the stars in the race, so man she got in that motherfucker had a place down. Got my type, my sweet go be wifey, if she free I love a night, doing money like Monopoly. I'm a dog, kill a kitty, no apology. I know that you wanna get crazy, crazy. Shawty take it slow, then chitty, chitty. Hey, baby, let me see it. I just wanna eat it. Let me see it. Oh, I really need it. Oh, baby, let me see it. I just wanna eat it. I know the things that you like. Baby, let me see it. तेरी यादों में गुजारी सोनिए सोनिए तू आके देख ले ओ मैंने रातें कितनी सारी तेरी यादों में गुजारी सोनिए सोनिए लोग कहते बेचारा जरा पूछो तो क्यों मारा जब प्यार मिला तो दिल का कत्ल कर नाम बना डाला ये झूमता आवारा कैसे जीता चला रहा बेखौफ निगाह मेरी झांक के देखो तो ताज बना और मिट जाएंगे ये फासले बन जाएंगे नए काफिले और तेरे आगे मेरी मेरी एक चलती ये दुनिया वाले निकाले ना कमी मैं अपने ऊपर ले लूं तेरी सारी गलती और मिट जाएंगे ये फासले बन जाएंगे नए काफिले लोग कहते मुझको गलत मैं रखता तेरी तलब पर क्या करूं तेरी तस्वीरों को देख के उठती तड़प मैं रोकता खुद को नहीं आंसू आ जाते हैं मैं वो नहीं जो करे प्यार किसी से भी नाम करके के फर्क बस मेरे आगे रोनी तू बात करा कर दिल दुख ना जाने मेरा थोड़ा ध्यान रखा कर बस मेरे आगे रोनी तू बात करा कर दिल दुख ना जाए मेरा थोड़ा ध्यान रखा तू मेरी यादों में है पूरी बसती और तेरे सिवा कोई चलता नहीं ये दुनिया वाले निकाले ना कमी मैं अपने ऊपर ले लूं तेरी सारी गलती और मिट जाएंगे ये फासले बन जाएंगे नए काफिले तेरी
के जावा मैं पूरी नू आना सी ओ नहीं आया दिल मांग मांग मेरा टकराया आगा बोल के दस जाए मामा प्यो दी चूरी नू बाबा च ओनू लुकावा कोई मैनू ना रोके मेरे ढोल बजाया नी तू सपन के मैं होवे आ जाए दिन तेरा पूरा भी ना होवे अपनी पढ़ाइयां नी दिल बात के मैं होवे आ जाए दिन तेरा पूरा भी ना होवे मेरे ढोल बजाया नी तू सपन के मैं होवे आ जाए दिन तेरा पूरा भी ना होवे अपनी पढ़ाइयां नी दिल बात के मैं होवे आ जाए दिन तेरा पूरा भी ना होवे Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. No me recuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero despegar bien esos despacito. Firmo los deberes de tu laberinto. Desde tu cuerpo todo lo manuscrito. भूल गई मजबूरी हूँ दुनिया दी दस्तूरी हूँ साथ तेरा है बतेरा पूरा कर जरूरी हूँ और सी ओ नहीं आया रास्ता ना दिखलाया दिल हमारा तेरा सहारा ख्वाहिशात अधूरी हूँ सारी में जावा मैं तेनू बुला गल साड़ी ता हो गए मेरे ढोल जुदाइयां दी तू बकर के मैं होवे आ जाए दिल तेरा पूरा भी ना होवे ओ बड़ी पढ़ाइयां दी दिल बात के मैं होवे आ जाए दिल तेरा पूरा भी ना होवे ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਪਾਗਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੇ ਰਾਰ ਉਮਰ ਦੀ ਹੌਲੀ ਅੜੀਏ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਪਾਗਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੇ ਰਾਰ ਉਮਰ ਦੀ ਹੌਲੀ ਅੜੀਏ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲੀ ਕਰ ਜਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਕਰ ਜਾਣਾ ਸੱਟ ਤੇ ਤੋਂ ਜਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਬਿਨ ਬੀਤਿਆਂ ਡੱਲੀ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹੁਸਨ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨੇ ਹਾਰੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਾਰੇ ਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਕੁਦਾਲੀ ਜਹਾਂ ਨਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਪਾਗਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੇ ਦਾਰ ਉਮਰ ਦੀ ਹੌਲੀ ਅੜੀਏ ਤੂੰ ਨੀ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਪਾਗਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੇ ਦਾਰ ਉਮਰ ਦੀ ਹੌਲੀ ਅੜੀਏ ਤੂੰ ਨੀ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿ ਅੱਜ ਚੋਪੜਾ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕਰਦੀ ਨੀ ਵੇਖ ਵੇਖ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹਿੱਕ ਜਾਂਦੀ ਖਰਦੀ ਨੀ ਮੁੱਟਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਦੀ ਨੀ ਜਾਣੇ ਵਾਲੀ ਚਾਨਣੀ ਨੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥੀ ਆਵਦੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਤਾਰੇ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਲੱਭਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਪਾਗਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੇ ਲਾਰੇ ਉਮਰ ਦੀ ਹੌਲੀ ਅੜੀਏ ਤੂੰ ਨੀ ਬਚਦੀ Who the hell do you think I am? I don't give a fuck about your Instagram. Listen up, 'cause I'm not that girl. Ain't enough liquor in the whole wide world. Who the hell do you think I am? I don't give a fuck about your Instagram. Fly away, little Peter Pan. Now you know who the fuck I am. Who the hell? ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਪਾਗਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਓ ਦੇਸੀ ਜਗੀਤਾ ਟਰੈਪ ਦੀ ਬੀਟਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੱਟ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦੇ ਬਰਾਉ ਮੁੰਡੇ ਆਓ ਦੇਸੀ ਜਗੀਤਾ ਟਰੈਪ ਦੀ ਬੀਟਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੱਟ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦੇ ਬਰਾਉ ਮੁੰਡੇ ਅੰਬ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਹਾਲੀਵੁੱਡ
ਕੀ ਦੇਸੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸੁਣੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਬੇਵਾਨਾ ਭਾਰਦੇ ਇਹ ਬਗਾਉਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਲਿਰਿਕਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਲਾਮ ਮੁੰਡੇ ਬਰਾਮ ਮੁੰਡੇ ਆਉ ਦੇਸੀ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਟਰੈਪ ਦੀ ਬੀਟਾਂ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੱਟ ਤੇ ਸਪੀਕਰਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦੇ ਬਰਾਮ ਮੁੰਡੇ ਬਰਾਮ ਮੁੰਡੇ ਆਉ ਦੇਸੀ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਟਰੈਪ ਦੀ ਬੀਟਾਂ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੱਟ ਤੇ ਸਪੀਕਰਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦੇ ਬਰਾਮ ਮੁੰਡੇ ਬਰਾਮ ਮੁੰਡੇ ਆਉ ਦੇਸੀ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਟਰੈਪ ਦੀ ਬੀਟਾਂ चुप माही चुप है रांझा बोले कैसे वे ना जा चुप माही That's the first time in India, and I can tell you this is the last time you're hearing about it. Here I got a prison assignment. This was a prison assignment which is one big den of criminals. Obviously it was. But 10,000 men, of which only 400 were women. 10,000, 9,000 plus about 600 were men. Terrorists, rapists, burglars, gangsters. Some of them I'd sent to jail while as a police officer outside. And then, how did I deal with them? The first day when I went in, I didn't know how to look at them. And I said, do you pray? When I looked at the group, I said, do you pray? They saw me as a young, short woman wearing a Pathan suit. They said, do you pray? And they said, they didn't say anything. I said, do you pray? You want to pray? They said, yes. I said, all right, let's pray. I prayed for them and things started to change. This is a visual of education inside the prison. Friends, this has never happened where everybody in the prison studies. I started this with community support. Government had no budget. It was one of the finest, largest volunteerism in any prison in the world. This was initiated in Delhi prison. You see one sample of a prisoner teaching a class. These are hundreds of classes, 9 to 11. Every prisoner went into education program. Same den which they thought they would put me behind the bar and things would be forgotten. We converted this into an ashram. From a prison to an ashram through education. I think that's the bigger change. It is the beginning of a change. Teachers were prisoners. Teachers were volunteers. Books came from donated school books. Stationery was donated. Everything was donated because there was no budget of education for the prison. Ma'am, please can you say any best moment in your life? Right now. Yes. Right now. Any moment which is giving you joy and is putting you in a position to share joy is a memorable moment, isn't it? So it's giving joy, it's taking joy is a memorable moment. आज मंच को सुशोभित करती हैं आदरणीय प्रतिभा जी, जोशी जी, यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल से मुझसे जब भी कोई महिला संवाद करती तो कहती कि 8 मार्च को आप क्या कीजिएगा। मैंने कहा 8 मार्च को निश्चित रूप से हम सब एक दूसरे से संवाद करने से पहले एक दूसरे की पीठ थपथपाएंगे, बधाई देंगे। और आज दिन से मैं देख रही हूँ कि काफी जोश में महिलाएं एक दूसरे से मिल रही हैं। आशावादी हूँ और अभिलाषी हूँ कि ये जोश, ये जुनून, ये जश्न मात्र एक दिन तक सीमित नहीं रह जाएगा। हर दिन महिला का दिन है, हर दिन शक्ति का पर्व है, हर दिन
उत्सव है इंसानियत का जिसकी केंद्र बिंदु महिला है। आज इस संकल्प के साथ आप सबको मैं संबोधित करना चाहती हूँ। आईजीएनसीए का निमंत्रण कमान पुरुषों ने संभाली है तो लास्ट मिनट आया था, फिर भी मैंने जोशी जी से कहा कि मैं इस कार्यक्रम में आऊंगी। और आने के पीछे कारण एक था, यहां मौजूद हैं वो सब विभूतियां जो संस्कार, समाज और रोजमर्रा की आम व्यक्ति की जिंदगी में एक समन्वय को ढूंढती है, एक सोच को ढूंढते हैं और एक सोच का संचार भी करते हैं। आजकल जब चर्चा होती है शक्ति की अथवा शक्ति स्वरूपा की, तो अक्सर लोग कहते हैं कि द एम्पावर्ड वुमन हु इज ब्लेस्ड विद एजुकेशन। लेकिन मेरे देश की साधारण महिला की शक्ति का एहसास मुझे पहली बार तब हुआ जब प्रतिभा की तरह मैं भी स्टेज से जुड़ी थी। और एक महिला से मेरा जब परिचय हुआ तो मैंने उस महिला से पूछा कि आज मंच पर आपका परिचय करवाऊं तो परिचय में क्या कहूं। उस महिला ने बेबाक तरीके से मुझसे कहा कि मेरा परिचय कहते वक्त बोलिएगा जरूर कि मैं वो औरत हूं जिसने अपनी ही बेटी को मारने का प्रयास किया लेकिन विफल हो गई। मैंने कहा इतना क्रूर तो कोई भी व्यक्ति नहीं होता अपने ही इंट्रोडक्शन में। उसने कहा नहीं, बोलिएगा जरूर। एक साधारण गांव की महिला थी, पंजाब से थी और आज से लगभग 16 साल पहले मुझे मिली थी, लेकिन उनकी कहानी दिल को छू गई और आज भी याद है। और हर महिला दिवस पर मैं उस महिला को याद इसलिए करती हूँ क्योंकि अगर सही में शक्ति स्वरूपा का कोई उदाहरण देना है एक ग्रामीण औरत का, तो मैं वो उदाहरण देती हूँ। आपकी अनुमति से उस महिला की बात आपको बतलाना चाहूंगी। मैंने जब उससे पूछा कि आप ऐसा क्यों कहती हैं कि आपका परिचय है कि आप वो माँ हैं जिसने अपने बेटी का कत्ल करने का प्रयास किया लेकिन विफल रही, तो उसने कहा कि नवंबर दिसंबर की ठंड में मैंने अपनी तीसरी बेटी को जन्म दिया और पति ने पहले से ही आगाह कर दिया था कि अगर तीसरी भी बेटी हुई तो घर लौटना मत। अस्पताल में मिलने कोई नहीं आया और 2 दिन बाद जब भाई आया, मेरा अपना भाई मुझसे बोल गया कि जीजा जी से बात हो गई है, अगर तीसरी का निपटारा कर दो तो 2 बेटियों के साथ तुम घर पर रह सकती हो। निपटारे की क्या तैयारी थी? महिला से कहा गया कि तुम जब घर लौटोगी तो तीसरी को कुछ ऐसे तरीके से मारना कि पुलिस को शक ना हो। वो महिला अपनी 3 दिन की बेटी को लेकर घर लौटती है। शाम को ठंड में अपनी बेटी के बदन से वस्त्रों को उतारती है, खाट पर उसको छोड़ देती है और जाकर चौखट पर बैठ जाती है। उसने मुझसे कहा, स्मृति जी मुझे उस वक्त लगा कि रात को ठंड से बच्ची मर जाएगी, 3 दिन की है, सुबह उठ के मैं चिल्ला दूंगी, पुलिस भी जानती है लेकिन रफा दफा कर देगी मामला। बेटी की मौत का इंतजार करते करते वो चौखट पर सो गई और भोर होते होते जब उसकी आंख खुली तो उसने कहा, मैं डरते डरते उस खाट के पास गई कि अब बच्चे का शरीर पड़ा होगा, अब चिल्लाने की बारी है। और उसने कहा कि मैंने जाकर पलंग के पास देखा कि मेरी बच्ची सर से लेकर पांव तक नीली थी बिल्कुल, लेकिन जिंदा थी। उसने कहा उस दिन मैंने तय किया, स्मृति जी अगर मेरी बेटी पूरी रात मौत से लड़ सकती है तो क्या मैं अपने पति से नहीं लड़ सकती? कई लोगों को यह भ्रम है कि महिला को शक्ति का एहसास दिलवाना पड़ता है। कई लोगों को यह भ्रम है कि महिला को सशक्त होना पड़ता है, करना पड़ता है। कुछ तो ऐसे भी मिलते हैं जो हम पर इतना एहसान जताते हैं कि चिंता मत करो, हम तुम्हारा सहारा हैं। आज साधना जी को, जो हमारी पब्लिकेशंस डिवीजन की डीजी हैं, उनको विशेष रूप से धन्यवाद देती हूँ। मैंने साधना जी से आग्रह किया था कि साधना जी हमारी खुशकिस्मती यह है कि हम माँ की जबान बोलते हैं तो मुंह से कई बोलियां निकलती हैं। आप मराठी हैं, मेरी माँ बंगाली है, जोशी जी किसी और भाषा में वार्तालाप करते हैं तो प्रतिभा जी की मातृभाषा हमसे भिन्न है।
लेकिन है तो सबकी माँ की भाषा। और इसीलिए अगर रानी लक्ष्मीबाई अथवा रजिया सुल्तान की कहानी को पहुंचाना है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों की मातृभाषा में उसको पहुंचाएं। लेकिन एक विशेष आग्रह किया था कि प्राचीन भारत में महिला अबला नहीं थी, प्राचीन भारत की महिला रूढ़िवादी नहीं थी। उसका प्रमाण अगर आप कुछ पन्नों में समेट सकें तो निश्चित रूप से करें। और आज ये जो पुस्तिका आपने समर्पित की है लोगों को, उसके लिए मैं विशेष रूप से धन्यवाद देती हूँ। प्रतिभा जी की प्रतिभा और आपके मध्य में आने का मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन अक्सर जब मैं विदेश में अथवा बड़े शहरों में बड़े लोगों के मध्य में बैठती हूँ तो मुझसे कहते हैं कि तुम थोड़ी रूढ़िवादी हो, पति से 2 कदम पीछे चलती हो और तुम जैसी महिलाओं की प्रॉब्लम ही यही है। मैंने कहा प्रॉब्लम नहीं है, भगवान ने कहीं ना कहीं निश्चित किया, संस्कार कुछ ऐसे दिए कि हिंदुस्तान की महिला ने ये सोचा कि अगर पति कभी डगमगा जाए तो थामने की हिम्मत सिर्फ मुझ में है, इसीलिए उससे 1 कदम पीछे चलती हूँ। लेकिन सप्तपदी का एक संस्कार ये भी है कि जब विपदा आती है तो अग्नि के फेरे लेकर मैं स्वयं ये प्रण करती हूँ कि वो विपदा से मैं जूझूं, वो निर्बल पुरुष ना जूझे जो शादी के बंधन में मुझसे बंधता है। At the expense of a joke, I cracked on all the men. My grateful thanks to all the ladies. हम में से सब इतने खुशकिस्मत नहीं कि मंच पर भाषण दें, लेकिन सबने अपने जीवन में चुनौतियों को देखा है, सबने अपने जीवन में उन चुनौतियों को समाधान में बदला है, सबने कहीं ना कहीं संघर्ष में थोड़ा बहुत रोया है। आज मुस्कुराने की बारी है, तो आज उन सभी बहनों को उनके संघर्ष के लिए, उनकी यात्रा के लिए अभिनंदन देती हूँ। और शक्ति के इस पर्व में उपासक के रूप में जो भाई उपस्थित हुए हैं उनके प्रति भी ऋण व्यक्त करती हूँ, एक मंच पर समेट सके और उससे चर्चा कर सके। एक Yes, hello everyone and good evening everyone. So welcome to our कौन सा वर्कशॉप हमारा स्पेशल वर्कशॉप, राइट, वुमेन्स का वर्कशॉप, राइट। सो सभी को वेलकम है। हमारा आज का बहुत अच्छा दिन है, राइट, क्योंकि आज बहुत स्पेशल दिन है, हमारे लिए स्पेशल है। आज महाशिवरात्रि है एंड आज वुमेन्स डे स्पेशल है, राइट। सो आज सभी जितनी भी महिलाएं है ना यहाँ पर, आज जितनी भी फीमेल पावर यहाँ पर जुड़ी है ना, आप सभी को हैप्पी वुमेन्स डे, है ना। सो बहुत स्पेशल दिन है और आज के दिन आप सब लोग आपके लिए यहाँ पर आज आए हैं ना, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। एक ऐसी बात की जा सकती है कि आपने आपके लिए एक ऐसा समय निकाला और आपने थोड़ा टाइम आपके लिए इन्वेस्ट किया, मैं ऐसा कहूंगी, क्योंकि आज का जो इंफॉर्मेटिव बहुत अमेजिंग सेशन जाने वाला है ना, वो सही में आपकी जिंदगी बदल देगा, सोचने का तरीका बदल देगा। सो सही में बहुत अमेजिंग है। एंड एक लाइन मैं कहना चाहूंगी, गुजराती में है वो, और स्पेशल वुमेन्स है ना, वुमेन्स डे है ना आज, तो उसके लिए मैंने एक लाइन लिखा है। तो गुजराती में बोलूंगी, जितने लोग गुजराती में पता चलता है उनको पता चलेगा, राइट। सो स्त्री એટલે જિંદગીના રંગમંચ પર રિહર્સલ વગર દરેક ભૂમિકા સફળતાપૂર્વક નિભાવતું ઈશ્વરનું અદ્ભુત સર્જન એટલે સ્ત્રી, રાઈટ। यानी कि भगवाने एक एवी रचना करी छे आपड़ा लोकोमां के कोई पण परिस्थितिमां कोई ज रिहर्सल करवानी जरूर नहीं पड़ती अने जिंदगीने दरेक के दरेक पळमां कईक नवा पळमां आपणे इजीली एने एक्सेप्ट करीने कोई रिहर्सलनी पण जरूर नहीं पड़ती, राइट। सो ऑसम, आज का दिन बहुत अमेजिंग है एंड अमेजिंग जाने वाला है, राइट। सो यस, मेरा नाम दीपा पटेल है और मैं भी कुछ शर्मी बोलते हैं ना कि मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी पहले, ये कम्युनिटी की वजह से ही आज इतना पूरा चेंज हुआ है। और कल मैंने शेयर किया था, पर कल एक चीज मैं बोलना भूल गई थी, आज मैं वो बोलूंगी, क्योंकि 27 की एज में कुछ ऐसी लग रही थी, छोटी थी तब से प्रॉब्लम बॉडी में होना चालू हो गया था मुझे,
थकान लगना, बैक पेन होना, वो सब कुछ था। एनर्जी नहीं थी, स्किन बहुत गंदी हो गई थी, तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो होता जाता था। और दूसरी प्रेगनेंसी के बाद बॉडी में और प्रॉब्लम चालू हो गए थे और गुस्सा मुझे बहुत आता था। मैं जॉइंट फैमिली से हूं, तो 7 जन का मेरा पूरा परिवार है, तो सभी को संभालना, 3 सीनियर सिटीजन मेरे घर में है, तो सभी को हैंडल करना, वो सब कुछ बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि मैं मेरी हेल्थ को ही अच्छी नहीं रखती थी, मेरे पर खुद ध्यान नहीं देती थी। और बस एक अच्छी कम्युनिटी जहां पर मुझे मिली, वहां पर मुझे कॉन्फिडेंट आया कि नहीं, मैं कर सकूंगी। मेरा खाने पीने का तरीका मैंने चेंज कर दिया, पूरी लाइफस्टाइल मैंने चेंज कर दी, और मुझे बहुत अच्छा गाइडेंस मिला कोच की वजह से, ये सिस्टम की वजह से आज मैं यहाँ पर आपको दिख रही हूँ। ऐसी पहले नहीं थी, अभी हूँ। और 20, ये जो फोटो है ना मेरा, जब मेरी सेकंड प्रेगनेंसी हुई उसके बाद का है, और तुरंत मैं ऐसी दिखने लगी थी 31 की एज में। और आज देख सकते हो आप, मेरी एज है आज 39 कंप्लीट है, और मैं तो बहुत यंग दिख रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे जैसे लड़कियां बड़ी हो रही है हम यंग होते हैं और अच्छी हेल्थ अच्छी कर रहे हैं, ये कम्युनिटी की वजह से। सो अमेजिंग। तो यस, आज हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ऐसे हम कोच को बुलाने वाले हैं जिनको पिछले 10.5 साल का एक्सपीरियंस है गाइस, 10.5 साल का। एंड वो पिछले 450 फैमिली को वो हेल्प कर रहे हैं, उनकी अच्छी हेल्प के लिए उनका वो मिशन है। एंड वो ASN सर्टिफाइड वेलनेस कोच है। यस, एंड वो बाय बैकग्राउंड फार्मासिस्ट है। ओके, सो ऑसम। आप सबके क्लैपिंग के साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगी अवर वेलनेस कोच कोशा ठक्कर। यस मैम। Yes, good evening, all of you. And thank you so much, Deepa ji, for your warm welcome. And happy Women Day to all of you. Yes, यहाँ पे चैट बॉक्स में नारी शक्ति का पावर दिखना चाहिए, है ना। बहुत बड़ा दिन है आज, क्योंकि आज दो फायदे हैं हमारे आज के दिन के, राइट। आज एक तो जैसे हमें पता है कि वुमेन्स डे है, जो हर 8 मार्च को आता है, राइट। और दूसरा है महाशिवरात्रि, राइट। तो ओम नमः शिवाय, बहुत सारे लोग यहाँ वेलकम कर रहे हैं चैट बॉक्स में। तो आज वो भी स्पेशल क्यों है क्योंकि आज एक तो शक्ति का दिन है ना, वुमेन्स डे, और दूसरा जो शिवरात्रि है उसमें शक्ति का शिव से मिलन है ना। तो दोनों बहुत बढ़िया आज कॉम्बिनेशन है। और तीसरा पता है क्या है, कोई बता सकता है तीसरा क्या है? ये दोनों शक्ति के दिन है, और आज यहाँ इतनी सारी शक्तियां भेगी इकट्ठा हुई है ना। 550 लोग इकट्ठा है, उसमें से मैं देख पा रही हूँ 98% तक महिलाएं हैं, राइट। तो यहाँ बहुत सारी शक्तियां इकट्ठी हुई है। क्यों? क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, राइट। और हमें आगे बढ़ने के लिए एक कम्युनिटी बहुत ही बड़ी जिम्मेदार है, इसीलिए हम इस कम्युनिटी के साथ जुड़े हैं और यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, राइट। तो मेरा नाम कोशा ठक्कर है और बाय बैकग्राउंड में एक फार्मासिस्ट हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे पहले ये जानना चाहती हूँ कि आज कौन फर्स्ट डे है, किसका आज फर्स्ट डे है, पहली बार आए हैं तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, है ना। और अगर आज आपका दूसरा दिन है तो आप सेकेंड डे लिख सकते हैं। यस, प्रीति गुलवानी जी मी लिख रहे हैं, उनका आज फर्स्ट डे है, कल वो नहीं आए थे। यस, तो जिनका आज फर्स्ट डे है वो फर्स्ट लिखेंगे, जिनका आज सेकेंड डे है वो सेकेंड लिखेंगे। और जो लोग कल भी आए थे आज भी है, लेकिन आज किसी और को भी बुला के लेके आए हैं। क्यों? क्योंकि उनको कल का इंफॉर्मेशन अच्छा लगा, उनको लगा, होप मिला हो यहाँ से कि मुझे यहाँ से कोई रास्ता मिल सकता है, और उन्होंने किसी को यहाँ पे इनवाइट किया है। तो वो भी यहाँ पे आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आपने कितने लोगों को हेल्प किया, 1 लोगों को, 2 लोगों को, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं 1 people, 2 people, 3 people, 5 people, 10 people, राइट। वाह, बहुत सारे लोगों का मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे सेकेंड डे है। वाह, यस, रूपल जी ने लिखा उन्होंने 8 लोगों को हेल्प किया यहाँ पे आने के लिए। वैसे ही यस 13 लोग, वाह अमेजिंग। तो 4 लोग, वेरी गुड। तो हमारा एक ही मोटिवेशन मोटो है यहाँ पे जुड़ने का कि हम वुमन
एक वुमन अनदर वुमन को हेल्प कर सकती है, तो ही हमारा आज का जो वुमेन्स डे है वो सफल माना जाएगा, है ना। और ऐसा सिर्फ आज के दिन में ही नहीं करना है, हम रोज ये कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी ना किसी को ऐसी वुमन है कहीं ना कहीं घर में जिनको बाहर लाने की जरूरत है, जिनमें बहुत सारी तकलीफें हैं, जिनको किसी की हेल्प की जरूरत है, तो आप वो हेल्पिंग हैंड बन सकते हैं, राइट। अच्छा लगेगा हेल्पिंग हैंड बनना? क्यों क्यों बनना है? क्योंकि हमें भी किसी ने हेल्प किया था यहाँ पे आने के लिए, तभी हम हैं, हमें भी बहुत बढ़िया यहाँ पे रिजल्ट मिला, हम भी आगे आ सकते। तो वही करना है। अगर जो आपके पास वो कोच नहीं रहे होते, जो हेल्पिंग हैंड नहीं होते, तो आप यहाँ पे नहीं आ पाते। उसी तरह से आपको दूसरे 3 लोग, 5 लोग, 10 लोग, जितना हो सके उतना लोगों को मदद करना है, राइट। अगर अभी इंस्टेंटली ही अगर आपके दिमाग में कोई आ रहा है कि नहीं मुझे इसको बुलाना रह गया है, तो तुरंत उसको फोन करके यहाँ पे लिंक भेज के ज्वाइन करने का इन्विटेशन दे सकते हैं, है ना। तो यस, बहुत सारे लोग यहाँ पे सेकेंड डे है, लेकिन बहुत सारे लोग फर्स्ट डे भी है, नए भी आज जुड़े हैं हमारे साथ। तो हाँ, बहुत बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि हम हेल्प कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने नंबर्स भी लिखे हैं कि 8 लोग, 4 लोग, बहुत सारे लोगों को हेल्प किया है। यस, तो मैं यहाँ पे आप लिखते रहिए, तब तक मैं 1-2 लफ्ज महिला के, नारी के ऊपर बोलना चाहती हूँ, राइट। बहुत मतलब आपने सुना होगा, लेकिन सिचुएशन के साथ वो जुड़ता है ना, तो उसका सही मीनिंग पता चलता है। जैसे कोमल है कमजोर नहीं तू, यस, कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है ना। क्योंकि हमारे पास बहुत सारी शक्ति है सब सिचुएशन हैंडल करने के लिए, वो सिचुएशन में से हमारी फैमिली को भी बाहर लाने के लिए, बहुत सारा मल्टीटास्किंग काम करने के लिए हमारे पास शक्ति है, राइट। जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है ना। हम जीवन देते हैं, हर एक औरत एक नया जीवन देती है ना। तो मौत भी हमसे हारी है, लेकिन कई कबार क्या होता है, हम सिचुएशन से कभी कहीं ना कहीं हार जाते हैं, राइट। तो उससे हारना नहीं है, ऐसी कम्युनिटी के साथ जुड़े रहेंगे तो आप हार कभी नहीं मान सकते। कहीं ना कहीं आपको सहारा देने वाले बहुत सारे लोग यहाँ पे है, इसीलिए कम्युनिटी का ये फायदा है यहाँ से, यहाँ पे जुड़ने का। कहीं ना कहीं आप डिमोटिवेट हो गए हो, आपके सिचुएशन खराब है, आपके पास प्रॉब्लम्स है, कुछ सॉल्यूशन चाहिए, तो कम्युनिटी बहुत ही हेल्पफुल वहां पे हो सकती है ना। इसीलिए मौत हमसे हारी है, लेकिन हमें सिचुएशन से कभी नहीं हारना है। कहीं ना कहीं अगर हमें कहीं पे भी प्रॉब्लम, हर्डल्स आए, तो कोच का सहारा लेना है और कम्युनिटी का सहारा लेना है ना। तो आपको हर दिन मोटिवेशन मिलता रहेगा और आगे बढ़ने का नया रास्ता भी यहाँ पे दिखेगा। एम आई राइट? अगर राइट है तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, राइट। और ये हमारे साथ जो नए लोग जुड़े हैं, तो मैं फिर से अपना एक इंट्रोडक्शन और स्टोरी सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। यस, हमारा आज का जो वुमेन हेल्थ वर्कशॉप है, राइट, यहाँ पे सबको स्क्रीन दिख रहा है? यस, तो आज के दिन हमें यस, मल्टीटास्किंग जो दिख रहे हैं यहाँ पे, कितने कितने लोगों के 6-7 हाथ है? नहीं है ना? है, 10 हाथ है हम लोगों के, सारे सारे जो भी यहाँ पे महिलाएं बैठी है, नारी बैठी है ना, सबके 10 हाथ है, लेकिन दिखते 2 ही है ना। पीछे सब अदृश्य है, क्योंकि हम मल्टीटास्किंग वर्क करते हैं। जैसे मेरा भी वही था। मैं इस कम्युनिटी के साथ 10.5 साल से जुड़ी हुई हूँ, और मुझे भी मेरे कोच ने हेल्प किया था। मेरी हेल्थ के रीजन से, मेरी हेल्थ बहुत ही खराब थी। एट द एज ऑफ 22 मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी मेरी बॉडी में, राइट। तो यही सारे काम, घर का काम देखना है, जॉब पे जाना है, थकान बहुत सारी लगती थी, है ना। दिन में दोपहर को सो न जाए ना, तो पूरा दिन खत्म नहीं होता था, ऐसी हालत थी। मतलब ऐसा किसको होता है? नॉर्मली ऐसा
होता है बहुत मतलब एजेड व्यक्ति है, राइट? ऐसा मतलब 40-50 की एज में ऐसा होता है ना? किन किन को ऐसा होता है वो भी आप यहाँ चैट बॉक्स में लिखिएगा, अगर मेरे साथ आपको भी ऐसा हो रहा था तो, है ना? बहुत सारी थकान लगती थी और बहुत नींद आती थी, मतलब नींद भी कितना भी सो ना, नींद ऐसा लगता था कि नींद मेरी खत्म ही नहीं हो रही है ना? सुबह उठे तो फ्रेश नहीं लगता था। पीरियड्स का बहुत सारा प्रॉब्लम्स था। पहले 20-20 दिन में पीरियड्स आ जाते थे, 10-10 दिन तक मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता था और मतलब खाने पीने का कोई मतलब वो नहीं था कि पता नहीं था कि क्या खाना है ना? जनरली हमें क्या सुबह में रोटी सब्जी खा लेते हैं, रात को भाखरी खिचड़ी खा लेते हैं, है ना? तो नॉर्मली हमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, वो हमें पता नहीं था। तो इस कम्युनिटी के साथ जुड़ने के बाद एक फायदा हुआ कि मुझे पता चला, एज अ फार्मासिस्ट मैं मेडिसिन के बारे में जानती थी, लेकिन हमारी लाइफस्टाइल इतनी खराब थी कि दिन ब दिन वेट गेन होता जा रहा था। तो इससे मेरा बहुत सारा इश्यू सॉल्व हुआ, जैसे थकान बहुत कम हो गई, आलस कम हो गई। पूरे दिन में सुबह में 5 बजे से उठ के रात को 12 बजे तक देखो ना तो फ्रेश लगते हैं, है ना? ऐसा ऐसा लगता है कि अभी और भी कुछ काम दे देना तो कर देंगे, राइट? और जॉब से आते ही पूरा दिन खड़े-खड़े जॉब करना पड़ता था, तो पैर भी इतने दर्द करते थे, लेकिन ये अमेजिंग कोच ने गाइडेंस दिया, गुड फूड चालू किया, तो इसमें मुझे चेंजेस दिखने लगे, मेरा वेट लॉस हुआ। देन आफ्टर मेरा प्रेगनेंसी कंसीव हुआ। आई एम अ मदर ऑफ 2 डॉटर, है ना? तो दोनों बच्ची का ख्याल रखना है। अभी मेरी जो छोटी बेटी है वो 6 महीने की है, राइट? तो उसका मुझे इसमें मेरा खुद का चेहरा मुझे नजर आया, है ना? उनके हाथ में दूध की बॉटल है, हम लैपटॉप पे वर्क करते हैं एक साथ में, किचन में काम करते हैं। मेरी बड़ी डॉटर है, वो 6 साल की है, उसको पढ़ाना है, उसका एग्जाम चल रहा है ना? जॉब पे जाना है, तो पूरा दिन इतना व्यस्त रहता है कि हमें खुद को देखने का टाइम नहीं मिलता, है ना? हमें अगर आईने में भी देखना है तो टाइम नहीं मिलता। लेकिन आज से हम सब लोगों को एक नया सिस्टम चालू करना है। दिन में सुबह, दोपहर, शाम, जैसे हम गोली लेता है ना, डॉक्टर ने बोला होता है कि सुबह, दोपहर, शाम एक-एक गोली लेनी है खाने के बाद। ऐसा हमें करना है कि सुबह, दोपहर, शाम एक बार अपने आप को आईने में देखना है ना? एक बार सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम एक-एक बार अपने आप को आईने में देखना है। बोलना है कि नहीं, तेरा भी ख्याल रखना है, फैमिली के तो ऑब्वियसली रखना है, लेकिन फैमिली का ख्याल रखने के लिए खुद का अपना भी ख्याल रखना ज़रूरी है ना? तो सामने आईने के सामने खड़े रह के बोलना है कि आज तेरी क्या विश है, क्या खाना है, राइट? मतलब अच्छा-अच्छा ही खाना है, हेल्दी ही खाना है, लेकिन अपने आप को भी सँभालना है ताकि हम पूरी फैमिली को सँभाल पाएँ, राइट? तो हमारा जो आज जिनका फर्स्ट डे है और जिन्होंने कल का दिन मिस कर दिया, उनके लिए मैं थोड़ा ओवरव्यू देना चाहूंगी। कल हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में नॉलेज था। हमारा पीएमएस, जो प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम, हमारा जो मेंसेस आता है उसके पहले का जो हमारा सिम्टम्स रहता है, पेन वगैरह, उसके बारे में हमने जाना था। और दूसरा है पीसीओडी के बारे में। पीसीओडी के बारे में हमने बहुत सारा जाना और बहुत सारी स्टोरीज जो हमें इंस्पायर करते हैं, जिनको यहाँ पे रिजल्ट मिला, उन्होंने भी यहाँ पे अपना स्टोरी शेयर किया। तो अगर आपको इनमें से कुछ भी जानना है तो आपको जिसने यहाँ पे इनवाइट किया है ना, तो उनको बोलेगा, वो आपको रिकॉर्डेड सेशन का लिंक देंगे। अगर आपको वो सुनना है तो वो बेहतरीन बढ़िया से बढ़िया स्टोरीज आपको वहां पे सुनने को मिलेगी, राइट? तो आप अपने जिन्होंने आपको बुलाया है उनसे आप बात करके वो मांग सकते हैं, राइट? तो आज का हमारा सेकेंड डे है ना? तो यहाँ पे आज हम क्या जानने वाले हैं? आज हमें इनफर्टिलिटी के बारे में जानने वाले हैं, जो बहुत ही यहाँ पे आज की जनरेशन में ये पाया जाता है। इसीलिए इनफर्टिलिटी लेना है और मेनोपॉज लेना है, जो आज की बहुत मतलब बड़ी समस्या बोल सकते हैं हम। उसके बाद हमारा अगर टाइम रहेगा तो कॉमन हमारा जो वुमेन्स के नॉर्मल जो प्रॉब्लम्स रहते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, राइट? तो इनफर्टिलिटी आप सब लोग जानते होंगे, आपने बहुत बार सुना भी होगा आजू बाजू के लोग में कि हमें क्या है, आईयूआई का ट्रीटमेंट लेना पड़ा। पहले तो
ऐसा बोलते हैं कि मेडिसिन स्टार्ट किया, मेडिसिन से प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो रही है, उसके बाद आईयूआई का ट्रीटमेंट किया, वो भी फेल गया, वो 2-3 साइकिल रहती है आईयूआई की, अगर वो भी फेल होता है तो आईवीएफ करवाते हैं, है ना। लेकिन जो हमारा जो क्या ને કે એનું મૂળ કારણ શોધવું જોઈએ, राइट। तो जो भी प्रॉब्लम है उसका हम नींव पकड़ेंगे ना तो हमें उसमें रिजल्ट अच्छे से मिल पाएगा, राइट। आप चैट बॉक्स में मेरे साथ बने रहेगा, नहीं तो मुझे ऐसा लगे कि मैं अकेली अकेली बात कर रही हूँ, आप लोग यहाँ पे नहीं है ना। चैट बॉक्स में मेरे साथ बने रहिएगा, अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो भी आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो उसके बारे में मैं टॉपिक में कवर कर सकूं, राइट। यस, थैंक यू सो मच। तुरंत ही मैसेज आना स्टार्ट हो गया है चैट बॉक्स में। यस, चैट बॉक्स जिंदा रहना चाहिए तो मुझे भी मजा आएगा। यस, ओके। तो आज हमारा जो इनफर्टिलिटी है, तो इनफर्टिलिटी मतलब क्या, सब लोगों को पता है, नॉर्मल ही है। बहुत उसको उसके बारे में डिस्कस करने के बजाय उसके उसके रीजंस और वगैरह हम पता करेंगे। नॉर्मली लोग ऐसा मानते हैं कि इनफर्टिलिटी, बच्चा नहीं कंसीव मतलब प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है तो सिर्फ फीमेल का ही फॉल्ट है, राइट। नॉर्मली स्टार्टिंग में वही होता है कि आपका दवाई चालू करवाते हैं, है ना। लेकिन उसमें भी बहुत सारे मैं आगे भी मिथ्स है वो भी आप आज डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो मतलब इनफर्टिलिटी क्या है, प्रेगनेंसी कंसीव ना होना। लेकिन उसमें भी कब माना जाता है कि आप में इनफर्टिलिटी है या टेस्ट वगैरह करवाने की जरूरत पड़ती है, राइट। अगर आप 35 की उम्र के अंदर है, मतलब आप यंगर है, 35 से यंगर है और आप 6 महीने 1 ईयर तक ट्राई करते हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने का, 35 के साल से कम है ना, राइट। और आप 1 ईयर तक कंसीव करने का ट्राई करते हैं लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होता है, तब आप में कुछ प्रॉब्लम हो ऐसा आपको लगना चाहिए। अगर आप 35 की उम्र से ज्यादा है और आपको 6 मंथ तक ट्राई करने के बाद भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है तो आपको इनफर्टिलिटी है ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ आप में फॉल्ट है, नॉर्मली दोनों के टेस्ट होते हैं, है ना। लेकिन इसके लिए इनफर्टिलिटी के लिए सिर्फ ऐसा ही नहीं है कुछ प्रॉब्लम हो, ऐसा भी हो सकता है एज भी जिम्मेदार होती है ना। यहाँ पे कोई शेयर कर रहा है कि मैंने 4 टाइम आईयूआई करवाया है 15 साल पहले। बाप रे, मतलब आईयूआई का ट्रीटमेंट मतलब सारा पेनफुल रहता है। इसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन वो जिनको जो इसमें से पास आउट होते हैं ना उसको पता चलता है कि कितने सारी दवाइयाँ, इंजेक्शंस और पेन बेयर करना पड़ता है, बार बार गायनिक के पास जाना पड़ता है, ये करवाना है, वो करवाना है, इतने दिन में ये टेस्ट करवाना है, इतने दिन में ये सोनोग्राफी करवानी है ना। यस, तो एज भी डिपेंड करता है, आपका एज क्या है, हार्मोनल आपका इम्बैलेंस हो रहा है तो भी ये हो सकता है इनफर्टिलिटी। आपका लाइफस्टाइल बहुत ही जिम्मेदार है, अगर लाइफस्टाइल अच्छा रहेगा ना तो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस भी नहीं होगा, हार्मोन सारे बैलेंस में रहेंगे। एनवायरमेंटल फैक्टर, आप किस एनवायरमेंट में रहते हैं, स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट में रहते हैं तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है ना। तो इनफर्टिलिटी के भी 2 प्रकार, मतलब 2 स्टेज रहते हैं। प्राइमरी इनफर्टिलिटी की जैसे हमने बात किया वो प्राइमरी इनफर्टिलिटी है। लेकिन कई कबार क्या होता है कि आपको फर्स्ट प्रेगनेंसी कंसीव हुई, बच्चा भी हुआ, डिलीवरी हो गई आपका, लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी कंसीव करने जा रहे हैं लेकिन वो नहीं हो रही है ना। तो वो इनफर्टिलिटी को हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बोलेंगे, क्योंकि एक बार तो आपका प्रेगनेंसी रह चुका है और आपको बेबी डिलीवर हो चुका है, लेकिन दूसरी बार नहीं हो रहा है। तो जैसे मैंने आगे जो फैक्टर दिखा है ना वो उसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, है ना। बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है, हमें डॉक्टर नहीं बनना है, राइट। आपके गर्भाशय में भी प्रॉब्लम हो सकती है, कई कबार हम सुनते हैं कि फाइब्रोड हो गया है, गांठ छे अंदर, पानी नहीं गांठ छे, आ करा ऊपर से लेप्रोस्कोपी कराई ऊपर से, के वॉटेवर, है ना। कई कबार हमारी फैलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम रहता है, कई कबार हमारा मतलब जो ओव्यूलेशन, एग फर्टाइल होना चाहिए वो नहीं होता है, क्योंकि उसमें भी ये क्यों मैं बता रही हूँ पता है, क्योंकि कई कबार ऐसा होता है कि हमारा जो एग अंडर रहता है जो फर्टाइल होना चाहिए वो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसका क्वालिटी अच्छा नहीं है। उसका क्वालिटी क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि
हमारा जो खान पान है वो अच्छा नहीं है, हमारी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, इसीलिए एग जो हमें ओव्यूलेशन होना चाहिए वो प्रॉपर से नहीं हो रहा है। कई कबार बहुत ज्यादा एग बनने लगते हैं तब पीसीओडी हो जाता है। कई कबार एग कम रिलीज होते हैं तो फर्टिलिटी नहीं रहती है। યસ यहाँ पे लिख रहे हैं પ્રેગ્નન્સી માટે બહુ દવા કરી પણ રિઝલ્ટ નથી મળતું, તો આપણી પાસે ઘણા બધા રિઝલ્ટ એવા છે એ તમને જાણવા મળશે। પછી તમે તમારા आप अपने कोच को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। ओके, तो एग का काउंट और क्वालिटी भी बहुत ही मैटर करता है, राइट। तो वो भी हम जानेंगे, हमें खाने पीने में क्या करना चाहिए चेंजेस, तो हमें अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिल सकता है ना। कई कबार ऐसा भी होता है कि ओव्यूलेशन अच्छे से नहीं होता है, और कई कबार ऐसा होता है कि 40s की एज तक आते आते हमारे एग जो है वो कम बनने लगते हैं। अगर अंडा ही नहीं बनता है तो वो रिलीज नहीं होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा, तो क्या होगा, हमारा जो पीरियड्स है उसमें प्रॉब्लम आने लगेगा, है ना। पीरियड्स आने में प्रॉब्लम आने लगेगा, तो हमें लगता है कि हमें अर्ली मेनोपॉज आ गया, राइट। कई कबार 3 महीने में पीरियड्स आते हैं, कई कबार 6 महीने में आते हैं, कई कबार 1 साल भी हो जाता है, तब बीच में थोड़ा सा आ जाता है लेकिन फ्लो नहीं उतना आता, राइट। तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसके बहुत सारे मिथ्स और फैक्ट्स भी है। ऐसा बोलते हैं कि ये सिर्फ वुमन का इनफर्टिलिटी है, वो वुमन का प्रॉब्लम है, लेकिन अगर स्टडीज में देखने जाए ना, तो 32% है वो, उसमें शायद फीमेल का प्रॉब्लम हो सकता है इनफर्टिलिटी का। 32% मतलब इक्वल है, दोनों के इक्वल इक्वल प्रोपोर्शन है कि 32% है कि फीमेल में इनफर्टिलिटी हो सकती है, क्योंकि 32% ये भी है कि मेल में भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। क्यों? क्योंकि उनको भी काम का प्रेशर रहता है, उनका खान पान भी सेम उसी तरीके से मैटर करता है, लाइफस्टाइल भी मैटर करता है, सब उनको भी, उनके भी जो स्पर्म काउंट है उस पे भी अफेक्ट करता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि मेल की इनफर्टिलिटी हो, राइट। ऐसा भी हो सकता है, और या ऐसा भी हो सकता है कि 17% दोनों में प्रॉब्लम हो तो भी ना हो रहा हो प्रेगनेंसी कंसीव, और 90% ऐसा होता है कि कुछ प्रॉब्लम डिटेक्ट नहीं होता है लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती, राइट। ऐसा भी हो सकता है। तो ये मानना बिल्कुल भी बेकार है कि सिर्फ वुमन का प्रॉब्लम है। कई कबार ऐसा होता है कि शर्म आती है मेल को अपने टेस्ट करवाने में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो दोनों के प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सकते हैं, है ना। तो दूसरा मिथ क्या है? यस, यहाँ पे आशा जी लिख रहे हैं मुझे 18 साल से पीरियड चला गया है, तो आप अपने कोच का कांटेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिसको ये प्रॉब्लम था और इसमें भी रिजल्ट मिला है ना। तो आपके अंदर क्या चेंजेस करवाने हैं उनको अच्छे से पता रहेगा, तो आपको कम्युनिटी के साथ जुड़ने का वो रास्ता दिखाएंगे, और यहाँ पे आपको भी रिजल्ट मिल सकता है ना। मिथ 2 ये है कि उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल के सिंगल डे पे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरा एक कैलेंडर रहता है ना। हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है ना, उसके 5वें दिन से लेके 14वें दिन तक प्रेगनेंसी रहने के चांसेस बहुत बढ़ते हैं, है ना। वो ज्यादा ज्यादा से ज्यादा उस पीरियड में हमें प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है, बाद में भी हो सकते हैं लेकिन चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि ओव्यूलेशन का टाइम हो जाता है, नया एग रिलीज होने का, बनने का टाइम हो जाता है। इसीलिए 5 से लेके 14 या 15 डे तक हम प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई करेंगे, तो बहुत अच्छे से प्रेगनेंसी और बढ़िया जो उसका एग क्वालिटी बहुत बढ़िया रहता है। सब रीजंस होते हैं, बोलते हैं सब लोग बोलते हैं कि नहीं ये सब नहीं होता, कोई भी दिन चलता है, या फिर कोई एक ही दिन ट्राई करते हैं, है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें ये जो दिन बोले गए ना, उसके हर एक दिन पे अगर ट्राई करेंगे तो उसमें सक्सेसफुल प्रेगनेंसी रहने का चांसेस बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि एग का क्वालिटी और एग काउंट अच्छे रहते हैं इसीलिए, राइट। और थर्ड मिथ ये भी है कि ये एक साइकोलॉजिक इनफर्टिलिटी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मतलब कि आपको आपके ऊपर स्ट्रेस ज्यादा है ना, इसी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होता है। फिजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब अपनी गलती ना हो ऐसा शो करने के लिए लोग ये बोलते हैं,
कि अब मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मेरे फिजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो मेरे प्रेशर ज्यादा है, मेरे काम का प्रेशर ज्यादा है, स्ट्रेस है ना, इसी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपना ऑब्वियसली स्ट्रेस है वो डिपेंड करता है, वो मतलब उसको अफेक्ट करता है हमें। जब प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई करते हैं ना, तब एकदम रिलैक्स एटमोसफियर में बिना स्ट्रेस के ट्राई करेंगे तो अच्छे से प्रेगनेंसी कंसीव होता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ स्ट्रेस की वजह से ये प्रॉब्लम है, फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ચોથા મિથ ये है कि હવે આ તો ભગવાનની ઈચ્છા છે કે હવે પ્રેગ્નન્સી નથી રહેતી તો જવા દો, આપણે ચાઇલ્ડ એડોપ્ટ કરી લઈશું, રાઈટ? અથવા તો કોઈ આપણને એવું કે ભાઈ તમે પેરેન્ટ્स बनवाने लायक નથી, जो હોત ને તો તમને प्रेगनेंसी रह गई होत। कुछ लोग सुनाने के लिए भी ऐसा बोलते हैं, है ना? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक अच्छे पेरेंट भी बन सकते हैं, है ना? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अपने मन के ऊपर ऐसा नहीं लेना है। बहुत सारे समाज में लोग रहेंगे कि ऐसा कुछ बोलते हैं फालतू में, तो वो सुनने का नहीं, है ना? तो फिफ्थ मीथ ये है कि इनफर्टाइल कपल है वो हैप्पी लाइफ नहीं जी सकते, है ना? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है प्रॉपर, तो आप अच्छे से अपना पूरा लाइफ बिना बच्चे के भी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के साथ बिता सकते हैं, है ना? मतलब एक दूसरे को समझने की और उसके साथ टाइम स्पेंड करने की बात है, राइट? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका लाइफ अभी अच्छा नहीं है, बच्चा नहीं है तो अच्छा नहीं है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई कबार जैसे हमने देखा कि 17% ऐसा होता है कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं ढूंढ पा रहे हैं, लेकिन बच्चा नहीं हो रहा है, राइट? तो ऐसे ऐसे बहुत सारे कपल है जो लाइफ टाइम एक दूसरे का सहारा बन के रह सकते हैं एक अंडरस्टैंडिंग के साथ, है ना? तो हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको यहाँ पे प्रेगनेंसी में रिजल्ट मिला है, तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। तो हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं उनको भी हमारे यहाँ पे उनको भी बता पाए कि आपको क्या रिजल्ट मिला है ना? तो जिन लोगों को भी इसमें रिजल्ट मिला है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। यस, यस हार्दिका जी। हार्दिका जी हमारे साथ हैं। आप अनम्यूट करेंगे ना तो बोल पाएंगे। गुड मॉर्निंग मैम। यस यस, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। बोले बोले हार्दिका जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा मेरा नाम हार्दिका है। शायद उनका नेटवर्क इश्यू है। और 10 साल से पहली प्रेगनेंसी मैंने जब कंसीव की ना, तभी भी मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही थी। तो मैंने ओवल्यूशन स्टडीज वगैरह करवाए थे। तो यस फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे ऐसा था कि मैंने 36 वीक प्रेगनेंसी के थे ना, तो 36 वीक्स के 36 इंजेक्शन थे। ओ प्रेगनेंसी बाप रे। सस्टेन की, और उसके बाद भी मुझे काफी प्रॉब्लम रहा। और सेकंड टाइम जब प्रेगनेंसी कंसीव करना था मुझे, सेकंड बेबी के लिए मैंने वो किया था। तो सेकंड बेबी के लिए तो डॉक्टर ने तभी भी मेरे को मना कर दिया था कि आपको सेकंड प्रेगनेंसी कंसीव करना मुश्किल है, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स झेले थे मैंने। यस तो सेकंड प्रेगनेंसी के लिए सामने से मना कर दिया था। तो मैंने सोच भी नहीं रही थी। पर मेरे को एक मेरे दोस्त है, उन्होंने बोला कि एक अच्छा खाना है जो मैं सिर्फ गैस्ट्रिक ट्रबल के लिए ही मैं सोच रही थी। तो 5 दिन में मेरी गैस्ट्रिक ट्रबल तो चली गई। फिर मुझे यस 1 महीने बाद, कम से कम एक 1.5 महीने बाद मुझे पता चला कि मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी भी कंसीव हुई है। सेकेंड प्रेगनेंसी, थ्रू आउट प्रेगनेंसी मैंने ये हेल्दी खाना लिया है। और उसके बाद सेकेंड प्रेगनेंसी में मतलब मेरा इतनी अच्छी प्रेगनेंसी रही कि प्रेगनेंसी मैंने एंजॉय की है। और यस मैं करीबन 2 किलोमीटर वॉकिंग करती थी, 100 सीढ़ियाँ चढ़ती थी, 100 उतरती थी। और मतलब बेबी भी बहुत हेल्दी आया। और मैं अभी ये हेल्दी खाना ले रही हूँ, तो बच्चा भी मेरा अभी 10 मंथ का है, आज ही 10 मंथ का हुआ है वो। तो
वो भी जब भी 4 मंथ का था तब से वो न्यूट्रिशन ले रहा है, वो सेल था तब से ये हेल्दी खाना खा रहा है, तो मतलब बच्चा भी हेल्दी है। तो मुझे बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिला है। और मेरे घर में भी बहुत सारे अमेजिंग रिजल्ट्स है, मेरे हस्बैंड का, मेरी डॉटर का, मेरे वाओ फादर का, मेरी सिस्टर का, सबका अमेजिंग रिजल्ट है। वाओ तो मेरे अमेजिंग घर में बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स है। वाओ अमेजिंग हार्दिका जी। उनका आवाज थोड़ा बीच में कट रहा था, राइट? तो जिन लोगों को पता ना चला हो उनके लिए मैं रिपीट कर दूं, उनका फर्स्ट जो प्रेगनेंसी था 36 वीक था, मतलब 36 हफ्ते में उनको 36 बार इंजेक्शन लगा है। उनका मतलब बच्चा को कोई प्रॉब्लम ना हो और प्रेगनेंसी उसका सक्सेसफुल रहे, है ना? बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, सस्टेन रहे उनका प्रेगनेंसी। उनको उनके लिए हर वीक पे उनको एक इंजेक्शन लेना रहता था, मतलब 36 वीक का उनका प्रेगनेंसी था तो 36 इंजेक्शन उन्होंने लिए हैं, राइट? और दूसरा प्रेगनेंसी में उनको कोई भी तकलीफ नहीं पड़ी। यस, थैंक यू सो मच हार्दिका जी। आपने अब आपका अमेजिंग जर्नी हमारे साथ शेयर किया। हमारे साथ जया जी भी है, उनका भी हम स्टोरी सुनेंगे। यस जया, जया जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग गुड मैम। मॉर्निंग। मैम मैं इस कम्युनिटी के साथ जुड़ी थी। मेरा नाम जय टेकवानी है। मैं इस कम्युनिटी के साथ जुड़ी थी सिर्फ वेट लॉस के लिए। मुझे नहीं पता था कि मुझे इतना अच्छा अमेजिंग रिजल्ट मिला। वेट लॉस तो मेरा 15 डेज में 6 मंथ के अंदर 15 केजी वेट लॉस हो गया। तो वेट लॉस तो मेरा अच्छा आया ही, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे एक्चुअली में गैस एसिडिटी का बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम था। देन इसके साथ मुझे पीसीओडी था। ये प्रॉब्लम मुझे पता नहीं था कि मुझे पीसीओडी की यस, प्रॉब्लम है। ये मुझे मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपको पीसीओडी प्रॉब्लम था। एक बच्चा मेरे एक्चुअली में ना एक बेटा मेरे को 10 साल का है। 10 साल का होने के बाद जैसे 4-5 साल तक तो मोस्टली सब जने कहते हैं कि होने के बाद दूसरा होना चाहिए। तो मुझे 5 साल के बाद ऐसा लगा कि दूसरा होना चाहिए बट नहीं हो रहा था। तो फर्स्ट था तो कंफर्ट जोन में थी कि चलो एक है, कोई इशू नहीं है। और कोई बोलने वाला भी इतना नहीं था। बोलते थे बोलने वाले कि भाई 2 तो होने चाहिए, भाई बहन खेलते रहेंगे ऐसे, बट यस, इतना कोई फोर्स नहीं करता। एक भी नहीं होता तो ज्यादा फोर्स होता है, तो इसके लिए यस। इतना फोर्स नहीं होता था। जैसे आपने बोला ना बहाने बनाते थे, मैं भी ऐसे बहाने बनाती थी, मुझे नहीं चाहिए नहीं चाहिए। अभी किसी को बताया तो नहीं जाता एकदम से कि हो नहीं रहा। तो बट मैं यस, इसी तरीके से रहती थी। और जैसे आपने बताया ना, मूड खराब रहता था, चिड़चिड़ा स्वभाव, हेल्थ बढ़ती जा रही थी, हेल्थ कॉन्शियस शुरू थी, डाइट के लिए सब कुछ ट्राई कर चुकी थी। वेट लॉस होता था फिर बढ़ जाता था, इस तरीके से पूरा रहता था। यानी कि शेड्यूल भी अच्छा था और दिन भी अच्छे निकल रहे थे। बट ऐसा था कि एक एक्चुअली मुझे पहले बारी में ही बेटी चाहिए थी, तो मुझे बेटी नहीं मिली। तो उसका मुझे बहुत ज्यादा क्रेज था कि मुझे बेटी चाहिए, बेटी चाहिए, बेटी चाहिए। जहां भी मैं बेटी देखती थी ना, तो ऐसे पागलों की तरह बिहेव करती थी कि वो मेरी है जैसे कुछ। मतलब इतना क्रेज था कि मुझे एक बेटी होनी चाहिए। तो बेटी का क्रेज भी मुझे बहुत था। तो फिर मेरे को एक एंजल मिले, उन्होंने मुझे इस कम्युनिटी के साथ जोड़ा। इस कम्युनिटी के साथ जोड़ा, सबसे पहले तो मेरा वेट लॉस हुआ। उसके बाद मेरे बच्चों का जो भी हेल्थ इशू वगैरह थे उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा मिला। देन मेरे को इस कम्युनिटी के साथ जुड़ के इन सब लोगों के साथ के बहुत अच्छी फैमिली मिली। इतनी अच्छी फैमिली मिली ना कि मैं बताऊं, मैं अहमदाबाद में बिल्कुल अकेली थी, कोई भी नहीं था। अगर मेरे घर पे कोई फंक्शन हो ना तो मैं किसको इनवाइट करूँ ना, वो भी नहीं था मेरे लिए कोई। और आज यस, ऐसा है कि अगर मैं चुन चुन के भी मुश्किल से कुछ कुछ लोगों को भी अटेंड करूँ ना, तो भी बहुत जने हो जाएंगे। यानी इतनी अच्छी ये पूरा परिवार मुझे मिला है। देन 41 की एज में मैम मेरे को बेटी कंसीव हुई। और आज मेरी बेटी 14 मंथ की है, जिसमें बिल्कुल हेल्दी है, कोई मुझे हेल्थ इशू नहीं हुआ है। जब मेरा बेटा कंसीव पहला बेटा हुआ था ना, तब मैंने सिर्फ नारियल पानी, वाटरमेलन और जूसेस पे चली थी और दलिए पे। क्योंकि मैं कुछ भी नहीं खा पाती थी। मुझे गैस एसिडिटी की बहुत ही ज्यादा इचिंग होती थी और गैस एसिडिटी के मतलब सारा दिन रहती थी। मैं रात को 2 बजे 3 बजे उठ के मिल्क रोज पीती थी, ठंडा ठंडा फ्रिज का। मेरे घर पे यानी कि कम से कम दिन में ना 5 किलो का तरबूज तो रहता ही था। और मेरी सास बाप डेली रे। मेरे लिए इतना सारा तरबूज काट के फ्रिज में रखती थी, क्योंकि उस समय क्रेविंग भी बहुत होती थी, भूख भी रहती। और मोस्टली रात को जैसे ही सोने बैठो ना,
उस समय बिल्कुल ऐसे एसिडिटी जैसा, बिल्कुल गरम गरम ऐसा जलन होती थी और नींद नहीं आती, तो यानी वो मुझे खाने पड़ते थे। और मेरी सास है, मेरा हस्बैंड है या मेरे देवर है, वो मेरे पैर पे ना मालिश करते रहते थे, इतने आग की तरफ उबले, और इतने बड़े बड़े हाथी की तरह मेरे पैर हो गए थे। जो मेरा 5 नंबर साइज है ना, मैं 10 नंबर का मतलब चप्पल पहनती थी, मुझे हॉस्पिटल या कहीं जाना होता था। यानी इतनी प्रॉब्लम आई थी मुझे, पूरे महीने यही प्रॉब्लम थी। तीसरे महीने के बाद ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। देन लेकिन इस मतलब जो अभी मैंने प्रेगनेंसी ली ना, मुझे कोई ऐसा हेल्थ इशू नहीं हुआ। और मेरा 7-8 बजे के बाद मेरा खाना नहीं होता था, रात भर मेरी इजीली निकलती थी, मेरे को हेल्दी बेबी हुई। और मुझे पहली बात तो गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम भी नहीं हुई। यानी कि इतना वाओ, अच्छा अमेजिंग। रही पूरी 9 महीने प्रेगनेंसी, और 9 महीने पूरी प्रेगनेंसी में मैंने फुल काम किया है। और 14 डेज के बाद, 40 डेज तक हमारे घर में से नहीं निकलते हैं, 40 डेज यस। की पूजा के बाद घर में निकलते हैं। मैंने 40 दिन बाद, और मेरा ऑपरेशन से हुए हैं, उसके बाद भी 40 दिन के बाद मैंने अपना पूरा वर्कआउट वापस स्टार्ट कर लिया। और 9 ही महीने पूरी मैंने एक्सरसाइज करी है, योगा करी है, यानी सब कुछ इजी आराम से कर पाई, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं 4 बजे उठती हूँ, मैं पूरी प्रेगनेंसी में भी 4 बजे उठ जाती थी, मेरी नींद भी पूरी हो जाती, यानी बिल्कुल कंफर्टेबल ये पूरी ऐसी लगी ना, मतलब ऐसा आपको लगता है ऐसा अभी एक लगता ही और नहीं होगा कि मेरा प्रेगनेंसी है, अभी चालू है ना? यस मैम। और मैम इस कम्युनिटी के साथ ना मेरे को इतना अच्छा मिला ना, कभी हम लोग मिलते हैं ना, इतना केयर करते हैं ना, मुझे लगा शायद एक और भी है ना, हो जाए तो अच्छा है। मेरे को इतनी फैसिलिटी मिलती थी ना, बहुत मस्त मजा आता था। यानी इतनी फैसिलिटी मिलती ना, आप केयर करने वाले इतने थे ना कि यस। अमेजिंग है, बहुत है, बताना बहुत शॉर्ट में भी नहीं बताऊं ना तो भी कम नहीं पड़ेगा, 1 घंटा निकल जाएगा। थैंक वाओ, यू, मैं अमेजिंग। बिल्कुल इस कम्युनिटी का करूंगी मैम। यस, अमेजिंग। मतलब जिस उम्र में लोगों को मेनोपॉज स्टार्ट हो जाता है, उस उम्र में आपको प्रेगनेंसी कंसीव, मतलब आपकी दोनों प्रेगनेंसी के बीच में कितना 10 साल वो का, है? 10 साल का गैप, 10 साल का गैप बाप है। रे। मतलब 10 साल का गैप बहुत बढ़िया हो, मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है, राइट? लेकिन उसी टाइम में भी आपको मतलब आपने किसी का क्या हुआ, सिर्फ कम्युनिटी के साथ जुड़े थे या कोई आपको गाइड करने वाला था जिसकी वजह नहीं से मैम, आपको ये रिजल्ट मिला? नहीं मैम, पूरी प्रॉपर गाइडेंस के अनुसार ही मैंने किया। और साथ में डॉक्टर की गाइडेंस भी ली, पूरे डॉक्टर की और उन सबकी दोनों की मिला के मैंने अपने कोच की पूरी गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही सब कुछ मैंने किया। कुछ वाह। भी कहीं से दिक्कत हो मैंने दोनों किया। और प्रॉपर टाइम टू टाइम हॉस्पिटल वगैरह जाना, और डॉक्टर ने पूरा हेल्दी दिखाया, कोई भी दिक्कत नहीं थी। हाँ, सिर्फ मेरी 42 की एज थी, इसीलिए डॉक्टर मेरा पहले सिजेरियन नहीं करना चाहते थे, वो सोचे नॉर्मल हो जाए, इस वजह से वो मेरा बार बार टेस्ट करवाते थे। लेकिन टच वुड मैम, सही बताऊंगी, सारे टेस्ट में ऐसे पास होती जैसे बच्चा एग्जाम में कैसे पास हो जाता, ऐसे पास होती थी, बहुत मजा आता था कि यस। सब में नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, तो बहुत अच्छा लगता था कि अच्छे से मैंने पूरी लाइफ निकाली, मैंने पूरी 9 महीने की वाह। जर्नी। वाह, गुड। बहुत बढ़िया जया जी, आपकी जर्नी सुन के भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ सारे बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन भी मिला होगा, राइट? थैंक यू सो मच हमारे साथ आपका जर्नी शेयर करने के लिए। यहाँ हमारे साथ मोनिका जी भी हैं, जो हमारे साथ अपना रिजल्ट शेयर करेंगे। यस मोनिका जी। ओके, सो थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए, एंड हैप्पी विमेंस डे टू एवरी विमेंस। ओके, सो एक्चुअली मुझे कोई इनफर्टिलिटी का कोई चैलेंज नहीं था, पर जब मेरा कंसीव हुआ था तब मैं 30+ थी। एंड जब 30+ थी ना, तो मुझे घर वाले बहुत डरा रहे थे कि ये एज में कंसीव हुआ है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, वो ध्यान रखना पड़ेगा। सो मुझे थोड़ा बहुत नर्वसनेस फील होता था कि अरे तो कैसे मैनेज होगा। बट यस। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू दिस कम्युनिटी, की कम्युनिटी के कारण मुझे पता नहीं चला कि ये कैसे पूरा प्रोसेस हो चुका, राइट? बाय द वे, अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरा प्रेगनेंसी जर्नी जो शुरू हुआ था वो अंडर ऑब्जर्वेशन था, बिकॉज 30+ था, तो प्लान कर रहे थे, तो फिर वो फोकस करना रहता था, राइट? तो इनमें कोई चैलेंज नहीं आया था। बट जैसे ही कंसीव हुआ तो पहले रिपोर्ट्स निकालते हैं, मुझे इनमें मेरा TSH लेवल ज्यादा आया था, जो नॉर्मल लोगों में नॉर्मल रहता है, पर प्रेग्नेंट लेडी में वो ज्यादा कहा जाता है। तो बिकॉज ऑफ दैट डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था कि आपको थायराइड है, अब आपको ये थायरोरोम लेना पड़ेगा पूरे 9 महीने। और मुझे ये नहीं लेना था, क्योंकि मेरे घर में 19 से ज्यादा डॉक्टर्स हैं, मुझे पता था ये केमिकल की साइड इफेक्ट्स क्या हो सकती है। तो यस। 10-10 दिन लिया थोड़ा बहुत, पर
ऑफ कोर्स कम्युनिटी एंड कोच के सपोर्ट के कारण पूरा खाना चेंज किया, हैबिट्स को काफी हद तक इम्प्रूव किया। 10 दिन के बाद मैंने कोई मेडिसिन टच नहीं की एंड थ्रू आउट प्रेगनेंसी मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरा कोई मेडिसिन नहीं हुआ। और 30+ था तो डॉक्टर ने मुझे 3 महीने के बाद ये भी बोला कि आपको बीपी का लेना पड़ेगा ब्लड सर्कुलेशन के लिए, पर मुझे वो नहीं लेना था। मैंने मेरी हैबिट्स के ऊपर फोकस किया था। एंड बाय द वे मेरे फादर आयुर्वेदिक डॉक्टर है, फादर इन लॉ गायनेकोलॉजिस्ट है, तो दोनों का मुझे अच्छी तरह से गाइडेंस मिलता रहता था, तो फिर मैंने वो नहीं लिया था। मेरा ये मकसद था कि मेरा जो पूरा प्रेगनेंसी है वो प्रॉपर तरीके से जाना चाहिए। प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, वो मुझे नहीं चाहिए था बिल्कुल, क्योंकि मैंने थ्रू आउट प्रेगनेंसी योगा भी किया है, विपरीत करनी, शायद किसी को पता होगा, सर नीचे पैर ऊपर, वो लास्ट 9 मंथ में मैं वो योगा प्रैक्टिस करती थी। तो ये इसीलिए हुआ क्योंकि मेरे साथ बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम था, डेफिनेटली फैमिली था, कम्युनिटी था, कोच था एंड अच्छा खाना। इसके कारण मैं ये सारी चीज कर पाई एंड थ्रू आउट प्रेगनेंसी मैंने बहुत एंजॉय किया है। मेरा बॉन्ड भी ऐसे ही हुआ था, मेरी मम्मी काम करती थी और लास्ट मोमेंट तक और मेरा बॉन्ड हुआ था, तो मतलब वो पहले से था और मुझे भी ये चांस मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे B12 का पहले बहुत चैलेंज रहता था बिफोर प्रेगनेंसी, इवन मैं छोटी थी तब से मुझे B12 का चैलेंज था और इसी के कारण काफी हद तक ये चैलेंज आता था। विटामिन मिनरल्स का मुझे इंजेक्शन, B12 के मेडिसिन इंजेक्शन लेना पड़ता था, पर जस्ट बिकॉज हैबिट्स मैंने इम्प्रूव किया था, खाने के ऊपर फोकस किया था, थ्रू आउट प्रेगनेंसी मैंने कोई मेडिसिन नहीं लिया, कोई केमिकल्स नहीं लिया और मेरा बहुत अच्छा प्रेगनेंसी गया। मैं अंडर द गाइडेंस ऑफ योगा इंस्ट्रक्टर मैंने योगा किया, डॉक्टर ने जो बोला वो सारी चीजें मैंने फॉलो की एंड काफी हद तक मुझे लगता था कि मेरे साथ कुछ आगे और चैलेंज आएगा। तो हुआ था, जब मेरा वेट, कभी भी मैं पहले आइडियल पे थी, कभी भी मेरा वेट बढ़ा नहीं था, पर जैसे मेरा वेट बढ़ता गया तो मुझे पाइल्स हुआ था 8th मंथ के ऊपर। और उस टाइम पे डॉक्टर ने मुझे बोला था कि अगर इनमें कुछ रिकवरी नहीं आया तो फिर सर्जरी करना पड़ेगा। बट मेरे पास अच्छी कम्युनिटी थी, मेरे फादर का अच्छी तरह से सपोर्ट था, तो मुझे पाइल्स की सर्जरी करवाने की जरूरत नहीं पड़ी। और ऑलमोस्ट मेरी डॉटर जब 1 ईयर की हुई, 1 साल की हुई, तब तक वो पाइल्स मुझे थे, पर मुझे कोई सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी है। मेरा सब कुछ स्मूथ चलता जा रहा है एंड ऑफ कोर्स मेरी डॉटर जब सेल थी तब से मैं ये प्रैक्टिस कर रही थी, सब कुछ फोकस कर रही थी। तो जैसे उसका बॉर्न हुआ, वो भी ऑलमोस्ट जया जी एंड मेरी डॉटर, राइट, वो दोनों सेम है, सेम एज के हैं। मेरा 1 वीक आगे है थोड़ी, पर मैं ये बताऊंगी मैंने जो फोकस किया वो मेरी डॉटर को भी गया। तो अभी 14 महीने में वैक्सीनेशन के अलावा वो डॉक्टर विजिट नहीं करती है एंड जब भी हम एग्जामिनेशन करवाते हैं तो ये हमें बहुत अच्छा लगता है। डॉक्टर यही बताते हैं कि ये प्रॉपर ग्रोथ है और आज भी वो बहुत ही हेल्दी है एंड बहुत अमेजिंग है एंड मेरा पूरा फैमिली आज मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहा है, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। यस, वाओ, अमेजिंग मोनिका जी, आपका जर्नी भी बहुत बढ़िया था। और जो यहाँ पे स्टोरी शेयर हुई ना, मुझे लगता है कि सारे लोगों भी ये इच्छा रखते होंगे कि हमारा प्रेगनेंसी भी ऐसे ही जाए, राइट। तो अमेजिंग, हमारा जो अब हम आप लोगों की मतलब वैल्यूएबल स्टोरीज है, बहुत सारे लोगों ने हैंडरेस किया हुआ है, तो हम आपकी स्टोरीज अभी नहीं ले पाएंगे, लेकिन अब अपने जो रिजल्ट है ना वो चैट बॉक्स में 100% लिखिए, क्योंकि दूसरे लोगों को उससे मोटिवेशन मिलेगा। यहाँ बहुत सारे चैट बॉक्स में लोगों ने लिखा है कि उनको मतलब फर्टिलिटी कम है या ऐसा कुछ 1-2 लोगों ने लिखा था। तो उनको मैं यही बताना चाहूंगी कि आपको जिसने यहाँ पे इनवाइट किया है उनका कांटेक्ट कीजिए, वो उनके कोच के साथ आपकी बात करवाएंगे, इस कम्युनिटी के साथ कैसे जुड़ना है वो आपको बताएंगे, और ये गुड फूड लेके आप अपना हेल्दी लाइफ कैसे जी सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को आप ओवरकम कैसे कर पाते हैं ना, वो सारा गाइडेंस वो देने वाले हैं, राइट। तो जिन लोगों को भी यहाँ पे जो चैट बॉक्स में लिखा था ना, वो अपने जो जिन्होंने आपको इनविटेशन दिया है उनका आप कांटेक्ट कीजिएगा, राइट। और यहाँ पे
एक मैडम ने लिखा था कि उनका जो हड्डियां है वो मजबूत नहीं है, कैल्शियम का उनको प्रॉब्लम है। बस एक ही मैं उनको भी यही बात बोलने वाली हूँ कि गुड फूड स्टार्ट कीजिए, कम्युनिटी के साथ जुड़िए, तो आपको भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, राइट। तो यही इसी के साथ हमारा जो इनफर्टिलिटी है उसके आगे हम मेनोपॉज की बात करने वाले हैं, राइट। तो मेनोपॉज बहुत सारी अभी तो प्रॉब्लम्स हो गई है, क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है ना वो खराब हो गया है, राइट। तो उसी की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आना स्टार्ट हो गई है, राइट। तो कई कई लोगों को क्या होता है कि अर्ली एज में मेनोपॉज मतलब पीरियड साइकिल जाने लगा है, ऐसा लगता है। कई कई बार ऐसा होता है कि पीरियड्स इरेगुलर हो गए हैं, 40s के बाद प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाता है ना। तो वो सारी मेनोपॉज में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। जनरली हमारा मेनोपॉज कब आना चाहिए, हाँ ना, उसमें भी बहुत सारे मीथ्स है, वो भी हम देखेंगे। जैसे हमारा एज 45 से 50 हो ना, तब हमारा नॉर्मली मेनोपॉज मतलब प्री मेनोपॉज स्टार्ट होता है। मेनोपॉज के भी 3 स्टेजेस होते हैं, राइट। प्री मेनोपॉज होता है, एक्चुअल मेनोपॉज होता है और पोस्ट मेनोपॉज होता है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि मेनोपॉज ऐसी कंडीशन है ना कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स उसमें आ जाते हैं और लाइफ टाइम हमें उसको भुगतना पड़ता है। लेकिन अगर आपकी लाइफस्टाइल आप अच्छी रहेंगे, एक अच्छी कम्युनिटी के साथ जुड़ते रहेंगे और आपके कोच के गाइडेंस के अनुसार आप करते रहेंगे ना, तो ये सारी प्रॉब्लम्स कहाँ दूर भाग जाएगी पता नहीं चलेगा, है ना। तो उसका ख्याल हमें रखना है। वो मेनोपॉज क्यों आता है, तो हमारे जो 2 हार्मोन्स है, आप सबको जानते होंगे, आपके नाम भी सुना होगा, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, राइट। वो मतलब मान लो कि लेडीज हार्मोन्स ऐसा बोले, तो वो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, वो धीरे धीरे स्टॉप हो जाता है प्रोड्यूस होना, तब हमारा मेनोपॉज आता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आता है। तो उसके बहुत सारे रीजन भी हो सकते हैं, लाइफस्टाइल हो सकता है, जेनेटिक भी हो सकता है, एजिंग भी हो सकता है, आपका जो आपको जो पोषक तत्व वाला खाना मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, तभी भी ये प्रॉब्लम होता है। तो बहुत सारी आप जो जो लोग सफर हो रहे हैं ना, या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको मेनोपॉज आया है तो क्या प्रॉब्लम्स है या आने वाला है, प्री मेनोपॉज की आप स्टेज में है, तो आप लिख सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है। दिव्या जी लिख रहे हैं वो अनमेरिड है और लेकिन उनके पीरियड्स इरेगुलर है। कल भी हमारा बात हुआ था पीसीओडी और मेंस्ट्रुअल साइकिल के रिगार्डिंग। बस आपको सेम चीज करना है, आपके जो इन्होंने इनवाइट किया है उनका आप कांटेक्ट कीजिए, वो कम्युनिटी के साथ जुड़ने का रास्ता आपको 110% दिखाएंगे। यस, अबा जी लिख रहे हैं उनको एसिडिटी का प्रॉब्लम हो गया है। यस, ओके। कई लोग प्री मेनोपॉज में हैं, उनका एज 45 है, बहुत बढ़िया है। लेकिन बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है, जिनसे मेनली क्या रहता है कि हमारा मेंटली जो है ना वो बहुत ही इम्बैलेंस हो जाता है। मेंटल हम स्टेबिलिटी नहीं रख पाते हैं। क्यों? बहुत सारा चिड़चिड़ापन हो जाता है, गुस्सा आने लगता है ना। रीनल जी लिख रहे हैं 35 साल में मेनोपॉज स्टार्ट हो गया था। ओ बाप रे, मतलब ये अर्ली मेनोपॉज पोज के साइन है। अभी इस जनरेशन में क्या हुआ है, 30s तक मैरिज नहीं होते नॉर्मली। पहले पहले तो क्या थे, 20 साल के हो गए तो भी ऐसा लगता था 20-21 साल में कि बहुत ज्यादा एज हो गई है, अभी मैरिज हो जाने चाहिए। लेकिन अभी की जनरेशन में ना तो स्टडी खत्म होती है, अपना करियर भी हमें आगे बढ़ाना होता है, तो मैरिज हमारा 28-30s के करीबन तो हमारा मैरिज होता है ना, इस जनरेशन में। तो आगे कंसीव होना मतलब 30s के बाद, जैसे मोनिका जी ने बताया कि 30s के बाद प्रेगनेंसी मतलब बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है ना। अभी हम हर एक का देख रहे हैं कि उनको सिजेरियन से ही बच्चा होता है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सारी प्रेगनेंसी 30s के बाद होती है, तो डॉक्टर लोग रिस्क लेना नहीं चाहते आज, है ना। वो नॉर्मल डिलीवरी करवाते ही नहीं है, सब सीजर से ही आते हैं बच्चे, राइट। तो वो सारी प्रॉब्लम्स, एजिंग भी बहुत डिपेंड मतलब अफेक्ट करता है उसको, है ना। वेट गेन हो जाता है, वेट गेन का सबसे ज्यादा दिक्कत हमें लगता है कि नहीं मेनोपॉज आ गया है, अभी तो मेरा वेट गेन हो जाएगा, राइट। उसमें भी बहुत सारे मीथ्स है, वो भी आज हम लेने वाले हैं। तो प्री मेनोपॉज में क्या होता है, कई कबार शॉर्टर पीरियड्स में पीरियड्स आता है, कभी लॉन्ग टाइम हो जाता है वो भी पीरियड्स नहीं आता है, कभी कभार फ्लो कम हो जाता है, कई कबार फ्लो ज्यादा हो जाता है। ये सारी दिक्कतें हमारे मेनोपॉज में आती है। लेकिन जैसे बोला कि 35 के मतलब 40 के पहले की एज में अगर आपको पीरियड्स का बंद होना स्टार्ट हो गया है, तो उसको अर्ली मेनोपॉज हम बोलेंगे, उसको प्री मेनोपॉज या मेनोपॉज नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक्चुअल में मेनोपॉज है वो 45 के बाद आता है ना।
45 से 55 के बीच में हमारा मेनोपॉज होता है। उसमें भी प्री मेनोपॉज में थोड़ा थोड़ा इरेगुलर हो जाता है पीरियड्स, उसकी वजह से वेट गेन होने लगता है ना। जनरली क्या होता है, टमी पोर्शन बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, ब्लोटिंग हो जाता है, राइट। तो ये भी मिथ है, डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये तो मेनोपॉज का एक कॉमन सिम्टम्स है, वाटर रिटेंशन होना, मतलब आपका जो ब्लोटिंग हो गया है वो कॉमन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसमें से भी हम बाहर आ सकते हैं। सिर्फ वही प्रॉब्लम मेनोपॉज के लिए ही नहीं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स के लिए भी ऐसा बोलते हैं कि नहीं ये तो कॉमन है, लेकिन ये हमें बीपी आ जाए, अगर कोलेस्ट्रॉल हो जाए, डायबिटीज हो जाए, तो डॉक्टर क्या बोलता है एज के वजह से है। और हमने भी ऐसा मान लिया है कि नहीं तो हमारी उम्र થઈ ગઈ ને એટલે આ બધું થાય, પણ बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। हम अपने आप का ख्याल रखेंगे तो इससे हम बाहर आ सकते हैं, है ना। ये ऐसा कोई चीज नहीं है कि एज की वजह से प्रॉब्लम्स होते ही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जब हमारा जो ईस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है ना, तब हड्डियां भी गलने लगती है, तो ऑस्टियोपोरोसिस भी बढ़ जाता है मेनोपॉज में, हमारे हेयर थिन हो जाते हैं, वो हेयर फॉल भी ज्यादा होते हैं, स्किन ड्राई होने लगती है, मूड स्विंग बहुत ज्यादा होता है ना। अभी तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम भी चलते हैं मेनोपॉज के, बहुत सारी ऐसी संगठन भी है जो मेनोपॉज वाले औरतों को मोटिवेशन देने का काम करती है। क्यों? क्योंकि उनमें सबसे ज्यादा मूड स्विंग रहता है। वो जिस एज में है ना, उस एज में शायद उनका सारा काम खत्म हो गया है, बच्चों की शादी हो गई है, उसके बच्चे हो गए, ऐसा लगता है कि मेरे जीने का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मेरा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मुझे क्या करना है आगे लाइफ में कुछ दिखता नहीं है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स अपने आप अंदर से आने लगती है, मूड स्विंग रहता है, बहुत सैड सैड फील करते हैं, किसी काम में मन नहीं लग पाता है, जल्दी से गुस्सा आ जाता है, थकान बहुत ज्यादा लगती है, क्योंकि हमारे जो हार्मोन है वो इम्बैलेंस होने लगता है। तो वो सारी प्रॉब्लम्स होती है, राइट। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है ना, तो आप चैट बॉक्स में लिखते रहेगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी लिखते रहेगा, राइट। वॉइस कभी कभार चेंज हो जाता है ना, क्योंकि वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हमारा हार्शनेस आ जाता है, जैसे जेंट्स का वॉइस होता है ना, ऐसा, या खराश बना जाती है हमारे में। ये भी प्रॉब्लम्स रहता है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहता है मेनोपॉज में, क्योंकि वजाइनल जो हमारा अंदर स्किन होता है ना, वो ड्राई होने लगता है। जैसे हमने बोला कि स्किन ड्राई होता है, तो अंदर भी वजाइना हमारा ड्राई होने लगता है, तभी भी यूरिन जो इन्फेक्शन है वो बढ़ने लगता है, राइट। तो नॉर्मली भी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन लेडीज में ज्यादा देखने को मिलता है ना। व्हाइट डिस्चार्ज ज्यादा देखने को मिलता है, वो जो डिस्चार्ज होता है उसमें बैड स्मेल आती है ना। वो सारे मेनोपॉज में भी हो सकता है, पीरियड साइकिल चल रही है तो भी हो सकता है। तो उसका यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी होती है। रात को एकदम से इतना ज्यादा पसीना आता है, ऐसा लगता है कि अभी एसी चालू करूं, है ना। एसी भी फुल होता है, फिर भी ऐसा लगता है कि अभी गर्मी लग रही है। कभी कभार ऐसा लगता है कि हमें चादर मतलब गद्दा ओढ़ के सो जाना पड़ता है। कभी कभार ऐसा भी होता है, बहुत ठंड लगने लगती है, ऐसा भी होता है। हॉट फ्लैशेस होते हैं, ज्यादा से ज्यादा वो इंटेंसिटी वेरी हो सकती है वुमन टू वुमन में, ऐसा भी प्रॉब्लम होता है। स्लीप अच्छे से नहीं आती है, क्यों? क्योंकि जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उसकी वजह से थायराइड के हार्मोन्स भी इम्बैलेंस होते हैं। मतलब सिर्फ हार्मोन्स ऐसा नहीं है कि हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ ही हार्मोन्स जुड़े हैं, हमारी सारी बॉडी में हार्मोन्स है, उसका भी इम्बैलेंस होता है हमारी बॉडी में। तो ये स्लीप के प्रॉब्लम भी होते हैं, नींद पूरी अच्छी नहीं होती है, राइट। और सेक्स हार्मोन डिस्टर्ब होने के बाद लॉस ऑफ लिबिडो, मतलब सेक्स करने की इच्छा नहीं होती है, वो सारे प्रॉब्लम्स भी अर्ली मेनोपॉज में ज्यादा पाए जाते हैं, है ना। वो सारे रहते हैं। और कुछ मिथ्स भी उसके रिगार्डिंग है, जैसे मैंने आगे बोला था कि वेट गेन, सब लोग ऐसा मानते हैं कि हमारा अभी हार्मोन इम्बैलेंस है ना, इसी वजह से हमारा वेट गेन हो गया है ना। तो मेनोपॉज के अंदर वेट गेन होना कॉमन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसको भी आप उसमें से बाहर आ सकते हैं, उसको भी ओवरकम कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म अगर अच्छा रहा ना, तो आपका वेट गेन का प्रॉब्लम मेनोपॉज में नहीं रहेगा, है ना। उसके लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे हमारा लाइफस्टाइल रहना चाहिए, वो सारा आपको गाइडेंस आपके कोच से मिलेगा, है ना। कार्बोहाइड्रेट्स, ऐसा बोलते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाता है उस टाइम पे, तो हमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा नहीं खाने चाहिए। मतलब कई लोग गेहूं बंद कर देते हैं, चावल बंद कर देते हैं, नो कार्ब वाला सिस्टम अपनाते हैं, सिर्फ वेजिटेबल सलाद वो वगैरह खाने लगते हैं ना। बहुत सारे डाइट प्रोग्राम्स भी अगर आ गए हैं तो वो फॉलो करते हैं, सिर्फ सलाद ग्रीन वेजिटेबल्स खाना, ऐसा ही सब कुछ करते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमारे बॉडी को एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, लेकिन वो भी लिमिट में कितना खाना चाहिए वो भी आपको गाइडेंस मिलेगा, राइट।
तो उसकी वजह से आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं आएगा। और ऐसा बोलते हैं कि मेनोपॉज हर एक वुमन में सेम रहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एक वुमन को मेनोपॉज में अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, राइट। तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि सबका मेनोपॉज सेम आए, राइट। तो ये सारी दिक्कतों से बाहर निकलने के लिए हमें नॉर्मली कम्युनिटी के साथ अगर हम जुड़े रहेंगे ना, तो ये उसका बेस्ट सोल्यूशन रहेगा। अगर हम कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, किसी न किसी वर्क में हम बिजी है, लोगों को हेल्प करने में बिजी है ना, तो हमारा मतलब जो दर्द है ना कहाँ गायब हो जाएगा ना, वो पता नहीं चलता है, राइट। तो यहाँ मेनोपॉज के रिगार्डिंग भी बहुत सारी लेडीज को ये प्रॉब्लम में छुटकारा मिला है, तो उनसे भी हम स्टोरीज सुनेंगे कि उनको क्या क्या फायदा मिला है, राइट। तो जिन लोगों को यहाँ पे फायदा मिला है वो हैंड रेज कर सकते हैं। यस, तो यहाँ पे हमारे साथ रूपल जी जुड़े हैं। उनके साथ हम बात करेंगे। यस रूपल जी। Yes, happy Women's Day to all my dear friends and good evening, मैम। मेरा नाम रूपल खक्कर है और मैं गांधीनगर से हूँ और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। जब मेरे 2 बच्चे होने के बाद है ना मैडम, मेरी हेल्थ थोड़ी डिटोरिएट होती गई थी। धीरे धीरे मेरे शरीर में कमियां आने लगी थी। जब 40 की मैं हुई ना, तो मेरा वेट 80 केजी हो गया। मेरा हीमोग्लोबिन 7.5 से बढ़ता नहीं था। मेरे को B12 डेफिशिएंसी थी जो 100 के अंदर थी। और मुझे वाइट डिस्चार्ज का भी प्रॉब्लम था। पूरे दिन मुझे चक्कर आते थे, थकान लगती थी। तो ऐसा फील होता था कि चलो 40 की एज हुई ना तो लाइफ मतलब कंप्लीट हो गई, अब हमारा एंजॉयमेंट नहीं, अब ये हो गया, मतलब एज आ गई अपनी। पर थैंक गॉड के उस टाइम मुझे मेरे कोच मिले और मेरे कोच ने मेरे को अच्छे से गाइड किया, अच्छी सी एक कम्युनिटी के साथ हमको ज्वाइन किया मुझे। और अमेजिंग, उन्होंने जैसे मुझे सजेस्ट किया ऐसे मैंने मेरी फूड में, मेरी लाइफस्टाइल में चेंज करना स्टार्ट किया। तो मेरा अमेजिंग 18 केजी वेट लॉस हुआ और साथ में मेरे हीमोग्लोबिन जो मैंने कभी नहीं देखे थे 12.5% हुए और मेरा B12 लेवल भी 350 के ऊपर था। तो यह से मुझे ये फायदा बहुत मिला, अच्छी कम्युनिटी में नॉलेज मिलता गया। उस हिसाब से मैंने अपने लाइफस्टाइल और फूड पैटर्न चेंज की और अंडर कोच के गाइडलाइन से मैं और मेरा फैमिली हैप्पी लाइफ जीते हैं। और जब मेरी एज 46 कंप्लीट होने आई, 47 के स्टार्टिंग में ही मेरे पीरियड थोड़े डिस्टर्ब होने लगे। तो मैं बताने गई गायनेक को कि भाई क्यों ऐसा मेरा होता है, 1.5 महीना हो गया था। तो उन्होंने मेरा चेकअप किया, मेरी सोनोग्राफी और वो सब रिपोर्ट्स किए, तो सारे रिपोर्ट्स मेरे नॉर्मल आए और मैं बहुत खुश हुई। और उन्होंने ऐसा बताया कि आपका प्री मेनोपॉज स्टार्ट हो गया है, आपकी एज अभी 47 स्टार्ट हुई है ना, तो प्री मेनोपॉज आपका स्टार्ट हो गया है। पर आपके सभी रिपोर्ट नॉर्मल है, तो कोई आपको चैलेंज नहीं है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और ये थोड़ा ऐसे कम्युनिटी में जो ऐसे सेशन होते हैं ना, तो थोड़ा पहले से ही नॉलेज था, तो पता था कि हमको कैसे इसको कैसे डील करना है इसके साथ, मेंटली और फिजिकली। तो जो सीखते हैं उसको अप्लाई करते हैं ना, तो ये बढ़िया था। आज में 47 कंप्लीट हुआ है मैडम। और मेरे को मेनोपॉज का कोई भी सिम्टम्स नहीं है। पहले मैंने बहुत सारे मेरे फैमिली में देखा था कि मतलब उन लोगों की ओवरी निकाल दी गई और स्ट्रेस में चले गए, घर में सब टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में लेडीज आ जाती है। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये बहुत मतलब डेंजर है ये जोन। पर अभी मैं मैडम ये इतना श्योर है कि अच्छी कम्युनिटी, अच्छे कोच से मेरे को इतनी अच्छी गाइडलाइन मिली है ना, कि मैं इतना बताऊंगी कि जिस एज में सबके घर में लेडीज को मेडिसिन चालू होती है, आफ्टर 40 मेरी एक भी मेडिसिन चालू नहीं है और एकदम फिट एंड फाइन में अपनी ये पीरियड में पास कर रही हूँ, अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर रही हूँ। तो ये मेरे को बढ़िया फायदा मिला। मैं ब्लेज अपने आप को फील करती हूँ कि मैं इस कम्युनिटी के साथ हूँ और इतने बढ़िया कोच है। तो ये जो पीरियड है ना लेडीज का, सबसे वो कहते हैं ना थोड़ा डेंजर वाला सब, हाँ, यस,
बहुत अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करती हूँ। तो ऐसा लगता है इस पीरियड में कि हम कहीं ना कहीं पूरे घर में एक बाजू में रह गए, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। मोस्ट ऑफ लेडीज का ये प्रॉब्लम रहता है ना। हेल्थ प्रॉब्लम्स तो एक चीज है ही, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, और जो मेंटली हमारा कोई सपोर्ट नहीं है, राइट। तभी ये कम्युनिटी, जैसे बोला रूपल जी ने, बहुत ही बढ़िया हमें सपोर्ट मिलता है। यस चेतना जी। हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल लवली लेडीज एंड यस। थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। मुझे इस कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए, मेरा नाम चेतना चापानेरा है और 18 मंथ से, लास्ट 18 मंथ से मैं इस कम्युनिटी के साथ जुड़ी हुई हूँ। जुड़ी तो थी मैं वेट लॉस के लिए, और तब मेरा प्री मेनोपॉज स्टार्ट हो चुका था और मुझे ये पता था कि प्री मेनोपॉज की वजह से मेरा वेट गेन हो रहा है। पर प्री मेनोपॉज के बाकी जो भी लक्षण थे ना मैम, आपने जितने भी बताए ना, सारे के सारे मैं फेस कर चुकी हूँ। जैसे हेयर फॉल होना, मूड स्विंग होना, ऑस्टोपोरोसिस होना, मूड स्विंग होना, फिर नाइट स्वेटिंग होना, अचानक से पसीना आ जाना, घबराहट होना, और हार्ट बीट अचानक से बढ़ जाना, और वेट तो मतलब मैं, मतलब ये क्या बोलूं, मतलब हवा भी खाऊं ना तो वेट बढ़ जाता था। तो फिर मेन फोकस मेरा, और मुझे लग रहा था कि शायद इस एज में आके ना सबको ऐसा होता है, तो मुझे भी ऐसा हो रहा है। तो ज्यादा इस बारे में मैं नहीं सोची थी, पर हाँ मुझे वेट लॉस करना था। और मुझे मेरे ना वेलनेस कोच मिले और उसने मुझे बताया कि ऑलमोस्ट ये मेरी एज के थे, तो उसने बताया कि मैं ये सारी प्रॉब्लम मैं भी फेस कर चुकी हूँ और मैं उसमें उभर के आ चुकी हूँ। 1 महीना ट्राई कीजिए, अब बिलीव नहीं करोगे, विद इन 13 डे में मुझे मेनोपॉज रिलेटेड जितने भी सिम्टम्स थे ना, उसमें वो सारे के सारे मेरा ओवरकम हो चुके। तो मेरा कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया, और 3.5 महीने में मैंने मेरा 14 kg हेल्दी वेट लॉस भी किया है मैम। तो ये वाह। मतलब इसकी वजह, मतलब इसकी बहुत बड़ा थैंक यू मैं कहना चाहूंगी मेरी कम्युनिटी को, ये गुड फ्यूल को, और मेरे वेलनेस कोच को। तो इतना बढ़िया रिजल्ट मुझे दिया, और मेरी सब फैमिली वाला को भी बहुत अच्छा रिजल्ट है मैम। वाह, अमेजिंग चेतना जी। मतलब मेनोपॉज में भी अगर नॉलेज रहेगा ना, तो हम उसके साथ अच्छे से डील कर पाएंगे, राइट। यस। हेमाक्षी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी भी हम जर्नी सुनेंगे। यस हेमाक्षी जी। यस मैम, गुड इवनिंग मैम। और गुड थैंक यू इवनिंग। सो मच, आज आपने बहुत ही अमेजिंग इंफॉर्मेशन दी। और आपने जो जो बताया ना, तो मैं उसी से मैं आज से 5 साल पहले की बात करूं तो मैं वही जर्नी से मैं जूझ रही थी। और मैं बताऊं कि बाय द वे मेरा नाम हेमाक्षी त्रिवेदी है और बाय बैकग्राउंड में मीडिया में काम करती और कंप्यूटर पे 8.5 घंटे बैठे रहने की वजह से, और मैम खाने पीने की भी लाइफस्टाइल बहुत ही खराब थी और कोई प्रॉपर गाइड करने नहीं वाला था, तो वेट भी बहुत पुट ऑन हो गया था। तो मैं ऐसा समझती थी कि मैं पूरे दिन बैठे रहती हूँ ना, दैट्स वाई मेरा वेट बढ़ता है। पर सर मैं ऐसा था कि मुझे लास्ट 20 साल से स्किन का भी चैलेंज था, मेरी स्किन की भी दवाइयाँ चल रही थी, मुझे गैस एसिडिटी का चैलेंज था, सीवियर माइग्रेन था, और मुझे B12 की भी चैलेंज थी। वहां तक तो था, उसकी सारी मेडिसिन तो चल ही रही थी। पर अर्ली स्टेज एज ऑफ 35 मुझे मोनोपॉज स्टार्ट हो गया। तो उस वक्त मुझे नहीं इतना पता था कि ये मोनोपॉज चल रहा है। पर ऐसा था कि महीने में 2-2 बार 3-3 बार एमसी में रहते थे, पीरियड्स में रहते थे, और वो भी एकदम हैवी फ्लो रहता था। और कभी कभी इतना गुस्सा आ जाता है, कोई छोटी छोटी बात हो ना, जहाँ कभी पहले मैं रिएक्ट नहीं करती थी तो रिएक्ट करने लगी, कभी भी रोना आ जाता था, सोते हो तो एकदम पसीना पसीना हो जाता था। तो डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने बताया कि ये अर्ली स्टेज मोनोपॉज है। तो उन्होंने ट्रीट भी चालू किया। तो मैंने बोला कि मैंने तो 40 के बाद सुना है, तो उन्होंने बोला कि आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है। और उसी वक्त ऐसा भी था कि खाती थी इतना पर फिर भी वेट पुट ऑन होता था। तो डॉक्टर ने बोला कि आपको वेट लॉस करना पड़ेगा, और मैंने बहुत कुछ ट्राई किया उस वक्त, कि मॉर्निंग में वॉक करती थी, मूग और मुग का प्राणी का प्रयोग उनके अंडर द गाइडेंस ही किया था। पर वही थी कि खाने पीने का लाइफस्टाइल और कोई गाइडेंस नहीं था। तो फिर से वेट पुट ऑन हो जाता था, मंडे टू सैटरडे वेट पुट ऑन, वेट के लिए काम करती थी और संडे खाती थी, तो मंडे फिर से वही के वही वेट रहता था। और बहुत कुछ सॉल्यूशन ढूंढ रही थी, पर मुझे एक कोच मिले और कोच के गाइडेंस से और ये कम्युनिटी, वो दोनों मिला, और मैंने सिर्फ फ्यूल चेंज किया, वो न्यूट्रिशन मैंने चेंज किया, और अमेजिंग रिजल्ट पाया। मैंने 5 महीने में 17 kg वेट लॉस किया है। पर विथ इन 1 मंथ मुझे जो गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, मुझे नहीं पता था कि ये इतनी सारी एसिडिटी क्यों होती थी, खाती थी इतना ही फिर भी। पर ये आपने अभी बताया ना कि जब मोनोपॉज पीरियड होता है तब एसिडिटी बढ़ जाती है। तो वो ये 1 मंथ में गैस एसिडिटी चली गई। उसके बाद B12 में रिजल्ट आया,
और जो मेरे महीने में वो 3-3 बार होती थी उसमें आया, वो साइकिल रेगुलर हुई। और उसके साथ मैंने मैम 1 महीने में 5 kg और 5 महीने में 17 kg वेट लॉस किया। तो पहले सब कुछ करती थी पर गाइडेंस नहीं था, तो ये कम्युनिटी और कोच मिले और फ्यूअल तो अमेजिंग लिया, तो डेफिनेटली आज लास्ट 5 ईयर से अमेजिंग लाइफ जी रहे हो। और जो मैं 28 टैबलेट ले रही थी लास्ट 20 साल से, आज 0 मेडिसिन है और वो खुद डॉक्टर वाओ, वाओ, अमेजिंग। बहुत ही बढ़िया है मक्सी जी, मतलब मेडिसिन फ्री लाइफ जीना एट द एज ऑफ मतलब 40s के बाद, तो वो मैम सॉरी मैम डिस्टर्ब कर रही हूँ, पर अभी मेरी एज 47 है। ओ वाओ, ग्रेट, लेकिन लगता नहीं है। यस। और यही कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छे लगते हैं, पर पहले ऐसा था कि 35 में मैं 50+ लग रही थी मैं। मतलब हर लेडीज को ये कॉम्प्लीमेंट चाहिए ही चाहिए कि आपकी उम्र जितना आप दिखते नहीं है ना, लेकिन सच में ये प्रूव करना नहीं हो पाता है, क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम्स की वजह से वो कहीं ना कहीं हमारे फेस पे एज ना होना फिर भी दिख जाती है ना, ज्यादा दिखती है। तो क्योंकि एजिंग हमारे ऊपर ज्यादा वर्क करता है अगर हमारी लाइफस्टाइल खराब है तो अमेजिंग हेमाक्षी जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ आपका बहुत बढ़िया जर्नी शेयर किया। और जिन जिन लोगों ने हैंड रेस किया है, प्लीज आपका स्टोरी आप चैट बॉक्स में लिख सकता है, क्योंकि आपका वैल्यूएबल स्टोरी हमारे लिए वैल्यूएबल ही है, लेकिन हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से हम सारी स्टोरीज नहीं ले पाएंगे, तो आप चैट बॉक्स में लिखिए। यहाँ पे वृत्ति जी ने भी बहुत बढ़िया स्टोरी उन्होंने अपना शेयर किया है चैट बॉक्स में। उनको भी अर्ली मेनोपॉज में मतलब ये सारे प्रॉब्लम्स थे, उनको भी बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा है। तो सारे आप चैट बॉक्स में रिजल्ट लिख सकते हैं। और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे पूछा है कि हमें क्या करना है, राइट, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये भी लिखा है हेयर फॉल हो रहे हैं, जो सारे सारे सिम्टम्स मैंने मेनोपॉज में बताए ना, वो उनको अभी हो रहे हैं। तो सिर्फ ये नॉलेज देने का क्या रीजन है, कई जैसे हिमाक्षी जी ने बताया ना कि ये सब हो रहा था लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेनोपॉज की वजह से हो रहा है। तो ये नॉलेज सेशन रखने का एक ही रीजन था कि ऐसा बोले है कि अगर आप एक आदमी को पढ़ाते हैं ना, शिक्षित करते हैं ना, तो सिर्फ एक आदमी ही शिक्षित होता है। लेकिन अगर एक आप महिला को शिक्षित करते हैं ना, नॉलेज देते हैं ना, तो पूरा फैमिली शिक्षित होता है ना। तो इसी वजह से ये सिर्फ वुमेन्स डे है या ये वीक चल रहा है वुमेन्स वीक इसीलिए नहीं, लेकिन ये एक अवेयरनेस की बात है। तो इसी वजह से हमने ये नॉलेज सेशन रखा कि आपको अगर ये प्रॉब्लम सारी हो रही है, इसमें से पास आउट है, तो आपको भी पता चले कि आगे क्या करना है। एक सॉल्यूशन देने के लिए आपके पास एक कोच रहेंगे, है ना, एक कम्युनिटी रहेगी जिससे आप मोटिवेशन पा सकते हैं। कोच आपका फॉलोअप करेंगे, गाइडेंस देंगे, आपको क्या खाना है, क्या पीना है, किस टाइम पे सोना है, किस तरह से सोना है, किस तरीके से पानी पीना है और क्या क्या खाना है, वो सारा शेड्यूल आपको जिसने यहाँ पे इनवाइट किया है उनको एक फॉलो कीजिएगा। तुरंत ये सेशन खत्म होने के बाद वो आपके उनके कोच के साथ आपकी बात करवाएंगे, राइट। अगर आपके कोच से आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिल रहा है, अगर आपको ज्यादा कुछ पूछना है, जानना है, तो उनसे बोलेगा। वो आपकी अगर जरूरत पड़े तो मेरे साथ भी बात करवाएंगे पर्सनल में, क्योंकि अब बहुत सारे लोग हैं तो पर्सनल में बात करना अच्छा रहता है, राइट। तो आप उनके कांटेक्ट में रहिए, वो आपको गाइडेंस भी देंगे और इस कम्युनिटी के साथ कैसे जुड़ सकते हैं ना, उसका रास्ता भी दिखाएंगे, है ना। यस। तो हमारे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि ये हमारे इस दिन में हमने 4-5 प्रॉब्लम्स ली वुमन की, जो बड़ी बड़ी थी, लेकिन ये सिर्फ ट्रेलर था, है ना। 2 दिन का हमारा ट्रेलर था। वुमन की प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा रहती है ना कि एक एक सब्जेक्ट पे बात करने, एक एक प्रॉब्लम पे बात करने जाओ तो 1-1 घंटा लगेगा, है ना। तो ऐसा हम सेशन नेक्स्ट मंथ भी करेंगे। शायद आप लोगों का सपोर्ट रहा, आपको जरूरत रही तो नेक्स्ट, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं वुमन के, B12 डेफिशिएंसी रहता है, थायराइड रहता है, क्योंकि थायराइड सबसे ज्यादा फीमेल में ही पाया जाता है, और जो हार्ट का प्रॉब्लम रहता है वो सबसे ज्यादा फीमेल में रहता है। फिर कैल्शियम की डेफिशिएंसी, ऑस्टियोपोरोसिस बोले, ऑस्टियोआर्थराइटिस बोले, बैक पेन बोले, ये सारे छोटे 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 प्रॉब्लम्स है ना, वो कहीं ना कहीं हर एक किसी ना किसी लोग ने यहाँ पे वो सफर किया होगा, राइट। तो उसमें भी हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन वो आज नहीं कर पाएंगे टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से। तो आगे हमारा वो भी सेशन होने वाला है, राइट, तब आपको भी इंफॉर्मेशन मिलेगा, राइट। और ऐसा जो अगर हमारा सेशन है ना, हमारा इस महीने में डायबिटीज का भी रहने वाला है, तो आप
जिन लोगों के घर में डायबिटीज वाले है रिलेटिव, आप किसी ना किसी ने घर में इंसुलिन का प्रॉब्लम है, मेडिसिन चल रही है, तो आपके कोच का कांटेक्ट कीजिएगा और हम और 110% वो आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे। उसका वर्कशॉप होने वाला है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेशन खत्म होते ही आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है, फोन लगाना है, उनसे बोलना है कि मुझे कम्युनिटी के साथ किस तरीके से जुड़ना है, बस एक, और वो आपको पूरा गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, राइट। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, और आपका ये प्यार और सपोर्ट है, इसी वजह से हम ऐसे ही और वर्कशॉप आगे करते रहेंगे। थैंक यू।